21 डायल्यूशन में दिया मैडम? 100 में। 100 में, ठीक है। एक बार में ठीक हो गई, दूसरे दिन से मतलब उसको टीचिंग उसको। फार्मूला फिर एक बार रिपीट करो मैडम प्लीज। बहुत बधाई। S5C3A2 Bar1 Ben1 by G 100 पोटेंसी। बस सिर्फ एक ही मेडिसिन दी थी मैंने। तो सर ये सुपरफिशियल प्रॉब्लम थी सर? जी सर, हाँ सुपरफिशियल थी सर, सुपरफिशियल हुई है प्रॉब्लम? बिल्कुल बिल्कुल। पर ये तो बचपन से थी ना। ये एक्जिमा भी हो सकता है सर C3 ऐड किया ना उन्होंने। सर ये सुपरफिशियल जा रही है मेडिसिन, C3 भी जा रही है, A2 भी है, वेन1 भी है। जी सर दाने टाइप के थे रेप्सन जैसे उसको। मनीष सर। जी मैडम। मनीष सर, एक्सटर्नल एप्लीकेशन अपना जो सेमिनार हो रहा है उसमें कॉस्मेटिक के लिए भी कुछ रहेगा, स्किन के लिए? बहुत जबरदस्त है मैडम, 122 प्रोटोकॉल है, बॉडी का एक पार्ट नहीं छोड़ा मैंने, और कवर किया है आपके पूरे 45 पॉइंट्स। और आज अगर आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन देखोगे ना आज और कल में, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इस सेमिनार का महत्व क्या है। मैं ये सेमिनार आज से 6 महीने पहले करने वाला था, मुझे वर्मा सर ने और चमन सर ने रोक दिया, बोले आप कितना जाओगे डीप में, पहले लोगों को बताओ तो सही नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, इसीलिए उन्होंने रोक दिया था। और यही कारण मैं इसी का सेमिनार मैंने होम्योपैथ में लिया था, 290 डॉक्टरों को दिया था मैंने, और आज होम्योपैथ के लेवल पर जबरदस्त प्रैक्टिस हो रही है उनकी। मतलब आप सोचिए कि जब होम्योपैथ में, जबकि होम्योपैथ में तो कभी एक्सटर्नल का इतना एडवांटेज रहा ही नहीं, क्योंकि होम्योपैथ तो अगेंस्ट रहा है, कभी भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन में अगेंस्ट रहा है होम्योपैथ, लेकिन देते भी नहीं हो। जी बिल्कुल नहीं देते। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में तो सबसे बड़ा शास्त्र है, इंटरनल से ज्यादा बेटर रिजल्ट एक्सटर्नल पे मिलते हैं हमको। तो मैं एक एक चीज छान के लेकर आया हूँ, 122 प्रोटोकॉल गिन के बताऊंगा, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सी डिसीज में, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से। आपके 1500 रुपए 1.5 लाख 2 लाख देके जाएंगे 1 साल के अंदर, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। ये सर, ओके सर, थैंक्स। जी नमस्ते सर। नमस्ते अनुराधा मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा आप बोलिए। यस सर, आप कुछ बोल रहे थे। मेरा बर्न वाला पेशेंट पूरा रिकवर हुआ है विदाउट एलोपैथ के, टोटल 1 हफ्ते में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से। वेरी गुड सर, बहुत बधाई। साथ में उसको स्कार जो दाग आने थे वो दाग भी नहीं आए हैं जी। अल्सर होना था, अल्सर नहीं हुआ है, टोटल रिकवर वो हुआ है 1 हफ्ते में, मतलब वेरी गुड, बढ़िया नॉर्मल है। वेरी गुड वेरी गुड। सर मेरा एक प्रश्न है आपसे। जी देवानंद सर। सर ये अपन संजीवनी का मैं वो डिस्क्रिप्शन देख रहा हूँ पेपर। हाँ। इसमें जो 60 नंबर है, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, जोड़े के दर्द, टीबी, पुरानी खांसी, कैंसर और कैंसर के दर्द एक्लिस, ये संजीवनी RST 20 ड्रॉप लिखा हुआ है, ये RST क्या है सर? आप RST का मतलब है RS बेस, RS बेस टिंचर, ठीक है। आप जब RS बेस दोगे ना तो तुरंत काम करेगी, डिस्टिल वाटर बेस तो बहुत डीपली जाएगी, लेट जाएगी, ठीक है। जब RS टिंचर में दोगे ना आपको जबरदस्त रिजल्ट आएगा। आपको बनाने का तरीका सेम रहेगा, एक बॉटल सेम, आप 450 ml में RS में डाल दो, ठीक है, स्ट्रोक उठा लो और 20-20 ड्रॉप दे दो। मैं तो बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट रहते रहा हूँ सर। ग्लोबल्स के भी अच्छे रिजल्ट है सर। हाँ ग्लोबल्स में भी आप दे सकते हो उसको। हाँ ग्लोबल्स के भी अच्छे रिजल्ट है। इसमें स्ट्रोक तो 105 देने होंगे ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल 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 सर, RS मिलाओगे तो देना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ। Actually, we are also using in globals, sir. Sanjeevani gives very good results in cold and cough for the children, sir. हाँ हर चीज में मिलेगा मैडम आपको। Yes, yes, sir. चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों, हमारा 2 दिन का टाइम है, इसलिए हम डिसीज के प्रोटोकॉल को अभी बाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि मेन चीज यही है दोस्तों।
जब आप इसी लेवल पर जाओगे तब आपको बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट जब मिलेंगे। तो हम लोग एक एक चीज, आज हमारा हाइड्रोसिफिलस है जो कि हमारा टॉपिक के इंक्लूडिंग है, इसलिए मैंने आज कोई नया प्रोटोकॉल नहीं लिया दोस्तों। हम लोग सिंपल सा समझने की कोशिश करेंगे। जब हमने यहाँ पर सीएनएस समझ लिया, पूरा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को समझ लिया हमने, तो आप बात करते हैं कलेक्शन कैसे किया जाता है और उसको कलेक्शन करके कौन कौन सी डिसीज में उसका यूज किया जाता है दोस्तों। जब आप कलेक्शन करते हो दोस्तों, सिंपल सा है, आप स्पाइनल कॉर्ड से लंबर पंक्चर के माध्यम से उसको कलेक्ट करते हो दोस्तों। जब सिस्टर्नल पंक्चर या लंबर पंक्चर के द्वारा आप इसको कलेक्ट करते हो दोस्तों, तो सिस्टर्नल पंक्चर कहाँ होता है? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा दोस्तों। सिस्टर्नल पंक्चर में सीएसएफ एक निडिल को ऑक्सीपिटल बोन में, याद रखिएगा, ऑक्सीपिटल बोन में एटलस के बीच पास करके कलेक्ट करता है, जो बहुत डेंजरस होता है दोस्तों। इसीलिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ब्रेन में ऑक्सीपिटल लोब में एटलस के बीच में निडिल को डालकर दोस्तों वहां पर बैक साइड में हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं। इसीलिए सिस्टर्ना मैग्ना में इंटर करता है और वहीं से दोस्तों सीएसएफ फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है। लेकिन यह बहुत डेंजरस होता है, हर कोई इसी को अडॉप्ट नहीं करता दोस्तों। लंबर पंचर में एक लंबर पंचर नीडल होती है दोस्तों, जिसको लंबर जो लंबर रीजन होता है उसमें सब रेक्नाइड स्पेस में पीछे से पुश किया जाता है दोस्तों, और वहां पर थर्ड और फोर्थ लंबर स्पाइन, याद रखिएगा, फर्स्ट लंबर में आपका स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद कॉर्डा इक्विना निकलता है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, और वही कॉर्डा इक्विना के लेवल पर दोस्तों थर्ड और फोर्थ लंबर स्पाइन के बीच में, थर्ड और फोर्थ के बीच में, वहां पर निडिल को डालकर वहां से लंबर पंचर करके, लंबर पंचर निडिल बहुत लंबी होती है दोस्तों और बहुत पतली होती है, बहुत बारीक होती है, उसको पुशअप करके डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से वहां पर लंबर पंचर करके सीएसएफ को कलेक्ट किया जाता है। कभी कभी बहुत डेंजरस कंडीशन होती है दोस्तों लंबर पंचर में। मैंने 2 केसेस ऐसे देखे हैं कि लंबर पंचर के दौरान गलती से किसी दूसरे पार्ट में निडिल टच हो गई, ब्लड आने लग गया एंड देन लोअर लिम्ब पैरालिसिस हो गया, जो बहुत सीवियर कंडीशन में आज तक वो पेशेंट को मैं देखता हूं, कभी क्योर नहीं हो पाया दोस्तों। इसलिए बहुत ही सावधानी से, बहुत ही प्रिकॉशन के साथ, काफी लंबी प्रोसेसर से गुजरकर लंबर पंचर किया जाता है दोस्तों। ये स्पेशली अगर आप देखोगे लंबर पंक्चर जब करेंगे तो वहां पर बॉडी का पोस्चर क्या होगा दोस्तों, आप एक टेबल लीजिए, टेबल के ऊपर पेशेंट को लेटा दिया और लेटाने के बाद उसको हार्ट के साइड से दोस्तों लेटाया जाता है और उसको कहा जाता है दोनों लेग्स को अंदर पुश करे, अपने हेड को अंदर पुश करे। इस प्रकार से एक पूरे कर्वेचर बनाया जाता है और उस कर्वेचर के बाद में वहां पर पूरा उसको स्टेरलाइज किया जाता है दोस्तों, यानी जितना ज्यादा उसके वर्टिबल कॉलम को फ्लेक्स किया जा सकता है, उतना जितना वो सहन कर सकता है उतना जो है वर्टिबल कॉलम को फ्लेक्स किया जाता है दोस्तों। बॉडी को टेबल पर एज, जो जिस तरफ हम खड़े हैं उस साइड एज लेकर उसको दोस्तों कर्व कर लिया जाता है और उसके बाद वहां पर इलियक क्रेस्ट को, जो इलियक क्रेस्ट होती है उसकी, उस इलियक क्रेस्ट के हाईएस्ट पॉइंट को पल्पिटेशन करके वहां पर डिटर्मिनेशन करते हैं और पूरा मिडिल पोर्शन में एक लाइन को वहां पर सब्जेक्ट के बैक पर ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन लगाते हैं दोस्तों, और दोनों साइड के, राइट और लेफ्ट दोनों साइड के इलियक क्रेस्ट के हाईएस्ट पॉइंट को, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसकी ज्वाइनिंग के द्वारा दोस्तों, वहां पर जो ज्वाइन करेगा उसकी ज्वाइनिंग के द्वारा मिड प्लेन के अपोजिट से, यानी मिडिल लाइन के अपोजिट से दोस्तों, ये लाइन फोर्थ लंबर स्पाइन जो होती है उस 4 लंबर स्पाइन को क्रॉस करती है और वहीं पर हमको पता लगता है दोस्तों, यानी 4th लंबर स्पाइन के एरिया में डिटर्मिनेशन के बाद उसके जस्ट ऊपर यानी 3rd लंबर स्पाइन को पल्पेट करते हैं और पल्पेट करके देखते हैं कि 2 स्पाइन के बीच में जो जगह है, जो सॉफ्ट टिश्यू है, उसी स्पेस के माध्यम से दोस्तों एक निडिल को अंदर सब एराकिनॉइड स्पेस में पास करते हैं दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जो स्पाइनल कॉर्ड की जो जगह होती है, जो रीजन होता है, जो स्पेस होती है, वो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों वहां पर सेट की जाती है। और यही कारण है जब स्पाइनल कॉर्ड, इसमें इंजुरी नहीं होती है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर के बिलो में टर्मिनेट हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए यहां पर जनरली इंजुरी नहीं होती है। लेकिन बाय मिस्टेक दोस्तों जब कॉर्डा इक्विना डैमेज हो जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कॉर्डा इक्विना जो लंबर पंचर निडिल के द्वारा आप वहां पर उसको पंचर करते हो, किंतु आप जानते हो ये बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हम पढ़ेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत तेजी के साथ में यहाँ पर दोस्तों उसको रिकवर यानी रीजनरेट कर लिया जाता है दोस्तों, इसीलिए। लेकिन अगर मान लो ऊपर किसी जगह पर टच हो गया लंबर 1 लंबर 2 के लेवल पर, वहां पर स्पाइनल कॉर्ड का लेवल होता है दोस्तों,
इसीलिए वहां पर कहीं ना कहीं डैमेज होने के कारण कोई कंडीशन डेवलप हो सकती है। अन्यथा मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी के साथ सीएसएफ फ्लूइड कलेक्ट कर लिया जाता है दोस्तों। जो सब एरेक्नॉइड स्पेस होती है इस साइड में बहुत ज्यादा वाइडर होती है, बहुत ज्यादा चौड़ी होती है दोस्तों, और यहाँ पर पाया मैटर जो होता है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, इस कारण से ऐसा होता है दोस्तों। और बड़ी आसानी के साथ में वहां पर से लंबर पंचर निडल के माध्यम से बहुत आसानी से आप सीएसएफ को कलेक्ट कर लेते हो दोस्तों। इसीलिए जब आप लंबर पंक्चर को यूज करते हो तो दोस्तों लंबर पंक्चर का उपयोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं दोस्तों? आप लंबर पंक्चर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कलेक्ट करना सीएसएफ फ्लूइड को। अगर आपको लग रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस, आपको मेनिंजियल ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो आप तुरंत कोई वहां पर इन्फेक्शन हो गया है, कोई वहां पर हाइड्रोसिप्लस की कंडीशन डेवलप हो रही है, ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो रहा है, या किसी भी प्रकार की कंडीशन डेवलप होती है, तो वहां पर सीएसएफ फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है दोस्तों। स्पाइनल एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिया, कीमोथेरेपी के लिए दोस्तों ड्रग को इंजेक्शन करने वाला जो एनेस्थेटिकल या इंट्राथीकल इंजेक्शन होता है वो इसी इंट्रा क्रेनियल जो पर्टिकुलर पार्ट होता है लंबर पंचर निडल, इसी के माध्यम से उसको दिया जाता है दोस्तों। यानी सीएसएफ के द्वारा एक्सटर्नल प्रेशर को मेजर करना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ब्रेन के लेवल पर वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कितना बना हुआ है। अगर प्रेशर ज्यादा बना हुआ है वो डेंजरस होता है, और वो डेंजरस कंडीशन में कभी भी ब्रेन के लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है दोस्तों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सीधा लिंक स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन से और ब्रेन के फंक्शन से जुड़ा होता है, अर्थात इनसे लिंक कहीं पर कोई गड़बड़ होती है कि यहाँ पर कोई अप एंड डाउन होता है तो तुरंत उसके डायग्नोसिस कर लिया जाता है, और उसी डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों। तो सिंपल सी बात है और सिंपल सी प्रोसीजर, हालांकि ये लेबोरेटरी का पर्पस है लेकिन हमें पता होना चाहिए, हम डॉक्टर्स हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात जो अभी तक का सबसे बढ़िया आपको समझ में आएगा दोस्तों, why C1-1-YER enter in directly on brain tissues दोस्तों। आप याद रखिएगा ये चैप्टर में आपको समझना है दोस्तों। ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको ट्रिपल बी कहते हैं दोस्तों, ब्लड ब्रेन बैरियर एक न्यूरो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, न्यूरॉन के द्वारा, है ना, याद रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, ब्लड ब्रेन बैरियर एक न्यूरो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो बहुत सारे सब्सटेंसेस की एंट्री को प्रिवेंट करने का काम करता है। और ब्लड से आने वाले जितने भी पैथोजेंस होते हैं, यानी हमारे ब्लड में तो बहुत सारे बैक्टीरिया पैथोजेंस होंगे दोस्तों, उन पैथोजन को भी ब्रेन टिश्यू में जाने से प्रिवेंट करने का काम करता है, इसीलिए ब्लड ब्रेन बैरियर एक्टिवेट होता है। कई बार हम बात करते हैं कि साहब वर्मन के 2 ड्रॉप डाल दो और वो आपके सीधा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। क्यों क्रॉस कर जाएगा दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिए। लगभग 100 इयर्स पहले ये ऑब्जर्व किया गया था दोस्तों कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का ब्लड ब्रेन बैरियर है जो किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को अचानक एकाएक एक्सेप्ट नहीं करता। जब तक ब्रेन नहीं चाहेगा वो एक्टिविटी नहीं होगी दोस्तों। ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? ऐसा इसलिए कि मैंने कहा ना, मॉडर्न साइंस बहुत अपडेटेड है, हम लोग पीछे हैं, लेकिन हमारा साइंस भी अब देर नहीं लगेगा दोस्तों। हमारे बहुत सारे साथी बहुत बड़े बड़े प्रोटोकॉल को फेसअप कर रहे हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों। जब ट्रिपॉन ब्लू एक डाई होती है दोस्तों, ट्राइपन ब्लू को एक एसिडिक डाई है दोस्तों, जिसको लिविंग एनिमल्स में इंजेक्ट किया गया था और बॉडी के सभी टिश्यू में जब आपको देखा गया तो इसके द्वारा स्टेंड हो गए। यानी बॉडी के तमाम पार्ट में आपने देखा तो वहां पर ये एसिडिक ब्लू की जो डाई थी वो पूरी बॉडी में मिली, एक्सेप्ट केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी प्रकार से ये डाई का इंटरफेयर नहीं हुआ दोस्तों। और ये ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि यहां पर एक हाइपोथेटिकल बैरियर होता है जो ट्रिपॉन ब्लू के ब्रेन टिश्यू में डिफ्यूजन को प्रिवेंट कर रहा है। यानी कुछ न कुछ ऐसा बैरियर है जो किसी भी प्रकार से इस एसिडिक डाई को अपने अंदर समाहित नहीं कर रहा दोस्तों। यानी कैपिलरीज से जब वहां पर सर्कल ऑफ विलीज के लेवल पर आप देखोगे उसका फंक्शन वहां पर एक्टिवेट होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वहां पर जब न्यूरो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है तो वो किसी भी प्रकार से वहां पर अडॉप्ट नहीं करता किसी चीज को दोस्तों। इसलिए हम दोस्तों इस बैरियर को हम ब्लड ब्रेन बैरियर के नाम से जानते हैं, ट्रिपल बी के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी फिलॉसफी बहुत अलग होती है। ये ब्रेन की सभी पार्ट की जो कैपिलरी मेम्ब्रेन होती है उसमें एग्जिस्ट होता है दोस्तों। केवल हाइपोथैलेमस के कुछ एरिया को छोड़ दिया जाए तो पूरी ब्रेन के लेवल पर जितनी कैपिलरीज होती है सारी कैपिलरीज में ब्लड ब्रेन बैरियर
मौजूद होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी केवल हाइपोथैलेमस का कुछ एरिया ऐसा होता है जो यहाँ पर अडॉप्ट करता है, बाकी की सारी जगह पर दोस्तों वहां पर कैपिलरी मेम्ब्रेन के सभी पार्ट में दोस्तों आपको ब्लड ब्रेन बैरियर देखने को मिलेगा दोस्तों। यही कारण है कि ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो स्वयं ब्रेन के कंट्रोल में है। अगर ब्रेन का फंक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली सर्कुलेशन बढ़कर कंजेशन हो जाएगा, अगर ब्रेन का फंक्शन घटेगा तो आप मान के चलिए कि वहां पर आपको ब्लड का सर्कुलेशन कम देखने को मिलेगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है क्योंकि अकॉर्डिंगली कंडीशन ब्रेन जो होता है सीएसए फ्लूइड में नहाता रहता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन टिपिकली उतना ही होता है जो पर्टिकुलर कैपिलरीज के माध्यम से उसकी सेल्स में प्रवेश करता है, न कि वहां पर सीएसए फ्लूइड में। क्योंकि मैंने पहले ही बताया सीएसए फ्लूइड में या ब्रेन के लेवल पर ब्लड ब्रेन बैरियर के बीच में न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को अडॉप्ट किया जाता है, बाकी किसी केमिकल को या ब्लड से आने वाले पैथोजन को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए हम क्यों से समझेंगे भाई कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर का स्ट्रक्चर जो है ये ऐसे मेंटेन करेगा और हमारी मेडिसिन क्यों इससे पार हो रही है दोस्तों, तो याद रखिएगा। फिर सेल के लेवल पर एंडोथेलियल सेल्स का जो लेवल बताया था वो फिर से एक बार बता रहा हूं दोस्तों। ब्रेन कैपिलरीज की जो एंडोथेलियल सेल्स होती है, जो उसकी सबसे अंदर की सेल होती है दोस्तों, वो एक टाइट जंक्शन में दोस्तों वहां पर BBB यानी ब्लड ब्रेन बैरियर मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसीलिए दोस्तों अन्य ऑर्गन के कैपिलरीज में एडजेसेंट एंडोथेलियल सेल्स एक क्लेफ्ट को छोड़ देती है जिसे हम फेनेस्ट्रा कहते हैं। उस क्लेफ्ट में वो सेल फंसी होती है दोस्तों जो कि एंडोथेलियल के थ्रू सेवरल सब्सटेंसेस के ट्रांससाइटोसिस को अलो करती रहती है दोस्तों, याद रखिएगा। आप वहां पर एक चैनल एक नली छोड़ देती है जिसको फेनेस्ट्रा कहते हैं, और उसी फेनेस्ट्रा के माध्यम से जितना भी वहां पर ट्रांससाइटोसिस, साइटिक मतलब सेल, ट्रांस मतलब ट्रांसपोर्ट होना, सेल की तरफ ट्रांसपोर्ट होने वाला जो मैकेनिज्म होता है इसी फेनेस्ट्रा के माध्यम से वहां पर जनरेट करता है। यद्यपि फेनेस्ट्रा ब्रेन के कैपिलरीज में एब्सेंट होता है, याद रखिएगा, ये केवल वहां ब्रेन की कैपिलरीज में एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि एंडोथेलियल सेल्स एक टाइट जंक्शन के द्वारा एक दूसरे के साथ फ्यूज होती है दोस्तों। और ये पूरी बॉडी में कैपिलरीज में एक फेनेस्ट्रा का चैनल होता है जो ट्रांससाइटोसिस के प्रोसेस के माध्यम से न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन हमारे यहाँ ब्रेन में तो बिल्कुल एंडोथेलियल सेल्स एक दूसरे से टाइट जंक्शन के रूप में जुड़ी होती है। फिर कैसे मैसेज जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चाइल्डहुड पर कैपिलरीज के, अब याद रखिएगा जब आपको बच्चे को जॉन्डिस होता है तो आप देखो बच्चों को बहुत ज्यादा जॉन्डिस होने पर एक टेरस कंडीशन आ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो चाइल्डहुड में क्या होगा, कैपिलरीज के एंडोथेलियल्स के बीच जो टाइट जंक्शन का जो फॉर्म करने का काम होता है दोस्तों, उसी समय पर एस्ट्रोसाइट्स की जो साइटोप्लाज्मिक फूड प्रोसेसेस होती है दोस्तों, जिसको हम न्यूक्लियर सेल्स कहते हैं, वो कैपिलरीज के अराउंड डेवलप होता है दोस्तों, कैपिलरी के चारों तरफ डेवलप हो जाएगा और बैरियर को रीइंफोर्स करने का काम करेगा, उसको वापस फोर्स के साथ मेंटेन करने का काम करेगा। लेकिन दोस्तों एस्ट्रोसाइट वेस्कुलेचर के ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन्वॉल्व कर लेता है। जैसे एक इन्वेलप रहता है ना, इन्वेलप के अंदर आप कुछ भी लिफाफा में 100 का नोट रखा, पैक करा और आपने शादी में किसी को दे दिया, ठीक है। उसी प्रकार से जो एस्ट्रोसाइट होती है दोस्तों, जितना भी वेस्कुलेचर होता है, जहां जहां कैपिलरीज और आपकी वेन्स होती है, उनको ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन्वॉल्व करने का काम करता है, उसको कंप्लीटली ब्लॉक करने का काम करता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जो पेरिसाइट्स होती है, जो छोटी छोटी सेल्स होती है, वहां पर पेरिसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर को इंपॉर्टेंट सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पर फॉर्म करती है दोस्तों। और यही कारण है ये सेल, अब याद रखिएगा, हम इसी सेल्स के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये सेल स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द बैरियर और टाइट जंक्शन के फॉर्मेशन और मेंटेनेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, याद रखिएगा। ब्रेन में पेरिसाइट मैक्रोफेजेस के जैसे फंक्शन करती है, याद करिए एक वर्ड को, मैंने कहा वर्वन को डाल दीजिए, ठीक है। तो ये ब्रेन में पेरिसाइट्स मैक्रोफेजेस के जैसे फंक्शन करती है दोस्तों, और डिफेंस मैकेनिज्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब डिफेंस मैकेनिज्म एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वर्वन भी वही काम करती है। इसीलिए वर्वन की जो कैटेगरी होती है उसको अन्य तमाम रेमेडी के लेवल पर वो सबको रोक देगी, लेकिन वर्वन की वही कैपेसिटी पाई जाती है जो पेरिसाइट्स के लेवल पर होती है, अर्थात ये मैक्रोफेजिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। उसी प्रकार से वर्वन जो होता है मैक्रोफेजिक जो एक्टिविटीज होती है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। अर्थात सिंपल सा हम कह सकते हैं
कि यहाँ पर जितने भी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिकल, जितनी भी कंडीशंस होती है, उस कंडीशन में यही मैक्रोफेजेस वहां पर बहुत अच्छे से प्रोटेक्टिव का काम करती है। उसको ये लगता है कि ये जो पर्टिकुलर केमिकल आ रहा है ये बिल्कुल मेरे केमिकल से मिलता जुलता है, इसलिए वर्वन को बहुत तेजी के साथ अडॉप्ट करता है। दोस्तों आप किसी दूसरी मेडिसिन के साथ आप देख के देखिएगा, आप केवल सिंगल वर्वन को देखे देखिएगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को, बहुत लोगों को बताया है, अगर किसी को डल हेडेक सालों से अगर किसी को रहता है दोस्तों, ठीक नहीं होता, कोई दूसरी मेडिसिन का तुक ही नहीं बनता। आप सीधा 1000 डायल्यूशन वर्वन यूज करो, नहीं आपके पास 1 लीटर डिस्टिल वाटर लो, 1 या 2 ड्रॉप वर्वन की डालो, या एमएमपी ग्लोबल्स 1 या 2 ग्लोबल्स डालो, 105 स्ट्रोक उठाओ, पेशेंट को दे दो, बोलो 5-5 ml सुबह शाम ले ले, ठीक है। वो एक बॉटल खत्म होने जैसे दोस्तों कंप्लीटली पेशेंट आपका क्योर हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। हमारे जगराज जी हैं पंजाब में, उन्होंने इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके भी बताया, मैंने तो किया ही है किया। हमारे ग्रुप में काफी मेंबर्स हैं जो इस चीज को प्रूव कर चुके हैं दोस्तों। इसीलिए ये चीज याद रखिएगा आप, पेरिसाइट्स के लेवल पर वहां पर उसका मैक्रोफेजिक फंक्शन होता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्वन बहुत तेजी के साथ अडॉप्ट करता है दोस्तों। जब ब्लड ब्रेन बैरियर के फंक्शन की बात आती है तब आपको समझने की चीज है दोस्तों, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर एक मैकेनिकल बैरियर के जैसे एक्ट करता है दोस्तों, टोटल मैकेनिकल बैरियर। और इसी कारण दोस्तों अगर आप देखोगे ना, ये पोटेंशियली हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए बना है दोस्तों। यानी जितने भी हार्मफुल नुकसानदायक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो किसी भी लेवल पर दोस्तों वहां पर अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता दोस्तों। इसीलिए जितने भी इंजुरियस मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों, जिनको प्रिवेंटिंग करने का काम करता है और ब्रेन टिश्यू में हेल्दी इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर हमारा ब्रेन हेल्दी रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, इसीलिए ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंटली काम करता रहता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों बीबीबी यानी ब्लड ब्रेन बैरियर टिश्यूज में, यानी ब्रेन टिश्यू में जितना भी मेटाबॉलिक और इसेंशियल मटेरियल होता है उसको परमिट करने का काम करता है दोस्तों। यानी ऐसा तो है नहीं कि ब्रेन में मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगी, भाई सेल है तो कहीं पर भी सेल है, उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस है तो ब्रेन में भी होगी दोस्तों। तो ये ब्रेन टिश्यू में मेटाबॉलिक और इसेंशियल मटेरियल को परमिट करता है, जो इसेंशियल यानी कि जो आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे मैंने वर्वन का बताया आपको, ऐसे ही जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान न्यूट्रिशन की उसको जरूरत होती है, उसी के जरूरत के अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट करता है, और जितने हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको अडॉप्ट नहीं करता है। ये एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है दोस्तों ब्लड ब्रेन बैरियर का। इसीलिए दोस्तों जब आप इस प्रोटोकॉल को समझते हो कि ब्लड ब्रेन बैरियर इतना इंपॉर्टेंट काम करता है, और जब आप देखते हो कि ब्रेन तो पूरा सीएसएफ फ्लूइड में नहाता रहता है, तो फिर क्या ब्लड सीएसएफ बैरियर नहीं होगा? 100% होगा दोस्तों। याद रखिएगा इस बात को, दीज बोथ फ्लूइड्स आर डिफरेंट। अगर आप देखोगे ब्लड और सीएसएफ दोनों डिफरेंट है, दोनों के काम डिफरेंट है। इसीलिए दोस्तों ब्लड सीएसएफ बैरियर भी होता है, और ये ब्लड सीएसएफ बैरियर वो बैरियर होता है जो ब्लड और सीएसएफ के बीच में पाया जाता है। ये कोरोड जो आपने कोराइड प्लेक्सस पढ़ा था, उस कोराइड प्लेक्सस के लेवल पर एग्जिस्ट होता है दोस्तों। और यही कारण है ब्लड और सीएसएफ दोनों डिफरेंट वे में काम करता रहता है। लेकिन कभी कभी जब किसी कारणवश इंजुरी होती है और ब्लड वहां पर सीएसएफ फ्लूइड में आ जाता है दोस्तों, वो हमारे लिए बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। इसीलिए याद रखिएगा वहां पर उसका एब्जॉर्प्शन का डिफेक्ट हो जाता है और कई सारी प्रॉब्लम्स वहां पर हमको देखने को मिलती है दोस्तों। कैसे होगी वो हाइड्रोसिफिलस के लेवल पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जब आप ब्लड सीएसएफ बैरियर के फंक्शन की बात करते हो दोस्तों, तो इस बैरियर का जो फंक्शन होता है ना, ये बिल्कुल ब्लड ब्रेन बैरियर के सिमिलर ही होता है, लेकिन ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को मूवमेंट को अलाउ करता है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट को अलाउ ही नहीं करता है। इसलिए ब्लड में, जैसे कि ब्लड में अगर टॉक्सिन का सीएसएफ में जाने को बिल्कुल नहीं देगा, याद रखिएगा। इसीलिए ब्लड से सीएसएफ के लेवल पर जितने टॉक्सिन्स होते हैं उनको बिल्कुल जाने नहीं देता। ये केवल उन सब्सटेंसेस को ही अलाउ करता है दोस्तों जिसे खुद ब्लड ब्रेन बैरियर ने अडॉप्ट किया है, उसी चीज को ये अलाउ करता है कि ये सीएसएफ फ्लूइड में आए, और उसी लेवल पर दोस्तों यहां पर इस प्रोटोकॉल को जनरेट किया जाता है। इस पॉइंट को नोट करना, जब हाइड्रोसिफिलस का रिजल्ट आपको मिलेगा, तो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, तो एक प्रोटोकॉल वर्वन तो आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। इसीलिए इनफैक्ट अगर आप देखते हो ब्लड ब्रेन बैरियर की तुलना में मोर परमेबल होता है दोस्तों।
ब्लड बैरियर, जो ब्लड ब्रेन बैरियर BBB होता है बहुत स्ट्रांग होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ब्रेन की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए मोर परमिएबल होता है दोस्तों ब्लड CSF बैरियर। इसीलिए दोस्तों आप देखो प्लाज्मा प्रोटीन है CSF में आसानी से इंटर करता है दोस्तों। अब प्लाज्मा प्रोटीन याद करिए आप, प्लाज्मा प्रोटीन CSF में आसानी से इंटर करता है और यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट भी इसी चैनल के माध्यम से होता है, अर्थात जरूरी तत्व आ रहे, वेस्टेज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बाहर जा रहा है। इसलिए बहुत से सब्सटेंसेस CSF में से ब्लड में एंटर कर जाते हैं और CSF से ब्लड में एंटर करने के कारण वो ब्लड जब बाहर जाता है वीनस ड्रेनेज के माध्यम से, जितना मेटाबॉलिक प्रोसेस यहाँ पर जनरेट होता है सबको बाहर निकाल दिया जाता है और ये वही प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से हम C1 वर्वन-Y का प्रोटोकॉल जनरेट करते हैं। वर्वन और Y को जब सपोर्ट किया जाता है, ये दोनों मेडिसिन जो होते हैं नर्वाइन होती है, जैसे नेगेटिव करोगे ये मेडिसिन नर्वाइन हो जाएगी और नर्वाइन वहां पर जाकर काम करेगी। तो यहाँ पर जो ब्रेन के लेवल पर अगर देखोगे तो मोस्टली वर्क तो नर्वाइन हो रहा है दोस्तों, सारा सेंसेशन, मोटर इंपल्स, सारा नर्वाइन वर्क है और यही कारण है कि यहाँ पर वर्वन-Y का अडॉप्टेशन सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए आप जब प्रोटोकॉल जनरेट करते हो और ब्रेन के लेवल पर करते हो तो केवल इतना याद रखना, ब्लड के केसेस में वर्वन नहीं यूज करना, नहीं तो एक्स्ट्रा इंट्रा हिमोरेजिक कंडीशन बढ़ जाएगी ब्रेन में और बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाएगी। लेकिन हमें अगर ऐसा लगता है वहां पर ब्लड का कोई भी कंडीशन नहीं है, आपके पास पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, आपका डायग्नोसिस कंफर्म है, देन यू गॉट इट। आप वहां पर पता है आपको कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने में C1 वर्वन-Y का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि C1 डायरेक्टली ब्रेन पे काम करेगी, वर्वन-Y वहां पर जाकर पेन को रिलैक्स करेगी, Y पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने का काम करेगी और जितना भी प्रेशर बढ़ा हुआ है ब्रेन के लेवल पर, और वो CSF के लेवल पर है, ब्लड के लेवल पर है, कंजेशन के लेवल पर है, सारे लेवल को रिड्यूस करने का काम यहाँ पर C1 वर्वन-Y कर लेंगे। अगर हम नेचुरल टॉनिक में देंगे तो भी, आप जनरल टॉनिक में देंगे तो भी दोस्तों। इसीलिए ये फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार होता है और यही कारण है कि जब किसी को इस प्रकार की कंडीशन जनरेट होती है तो हम हर प्रकार के ट्रीटमेंट को यहाँ पर प्रोटोकॉल के रूप में देख सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात आती है कि मान लीजिए हाइड्रोसिफिलिस हो गया दोस्तों, तो ब्रेन के लेवल पर सबसे इंपॉर्टेंट, CSF के लेवल पर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है हाइड्रोसिफिलिस का दोस्तों। हाइड्रोसिफिलिस क्या होता है? आप अलग ही कह दोगे अरे यार इसको तो स्कल में पानी हो गया, ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड, पायोमीटर में कलेक्शन हो गया दोस्तों। तो हाइड्रोसिफिलिस ब्रेन में CSF के एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन को कहते हैं। वो फ्लूइड नहीं होता है, पानी नहीं होता है, वो होता है CSF फ्लूइड, और जो हेड के इनलार्जमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है, जो हमारे सूचर्स होते हैं उन सूचर्स में से लीकेज होकर हमारी स्किन के अंदर कलेक्ट होना शुरू होता है और उसके कारण हेड का स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाता है। आप बच्चों में देखते हो चोट लगी, गिर गए, हाइड्रोसिफिलिस हो गया, बड़े में भी अगर इंजुरी हुई हाइड्रोसिफिलिस हो गया दोस्तों। इसीलिए हाइड्रोसिफिलिस बहुत इंपॉर्टेंटली काज करता है दोस्तों। लेकिन जब आप हाइड्रोसिफिलिस के काज के ऊपर जाते हो, उसके टाइप्स के ऊपर जाते हो दोस्तों, तब आपको समझ में आता है कि देयर में बी डिफरेंट कॉजेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफिलिस दोस्तों। इसीलिए जब छोटी सी बात मैं एक और बताना चाहूंगा दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको पूरा डिटेल बताऊं, आपको कुछ चीजें मैं डायरेक्टली बताता हूं जो आपको पता होना चाहिए कि हम जब प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं कौन सी ऐसी चीज है जो डायरेक्टली ब्रेन में पास कर रही है। कुछ चीजों का पता होना चाहिए और कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली आपके ब्रेन में पास नहीं कर रही दोस्तों। कैसे जानोगे दोस्तों? याद रखिए, सब्सटेंसेस विच कैन पास थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, जो डायरेक्टली ब्लड ब्रेन बैरियर से पास करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ड्रग्स। जैसे आप यूज करते हो डोपामिन डायरेक्ट नहीं जाता, वो एल डोपा के रूप में जाता है। 5-HT, सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन और बहुत सारी लिपिड सॉल्युबल जितनी ड्रग्स होती है दोस्तों, वो डायरेक्टली ब्रेन के लेवल पर जाती है। इसलिए याद रखिएगा, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स बहुत ही कैरेक्टराइज्ड फीचर होता है जो डायरेक्टली ब्रेन पे काम करता है, और यही कारण है मॉडर्न साइंस ज्यादातर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का उपयोग करता है तो कि ब्रेन के ऊपर डायरेक्टली काम करता है दोस्तों। इसीलिए जितनी भी लिपिड सॉल्युबल एनेस्थेटिक गैसेस होती है दोस्तों, जैसे ईथर हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, इसका प्रयोग मॉडर्न साइंस में बहुत किया जाता है क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल एनेस्थेटिक गैसेस होती है दोस्तों। और यही कारण है बहुत सारे लोगों को ये पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं।
जिनको नहीं पता अब पता लग गया दोस्तों। तो लिपिड सॉल्युबल जितने भी एनेस्थेटिक गैसेस होती है, जैसे ईथर मान लो, नाइट्रस ऑक्साइड मान लो, डायरेक्टली दोस्तों एडॉप्ट हो जाती है। अन्य जितने भी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रकृति में मौजूद है, सारे के सारे वहां पर दोस्तों ब्रेन को अडॉप्ट हो जाते हैं। इसीलिए लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंटली ब्रेन के लेवल पर जाकर वर्क करता है दोस्तों। कई सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं दोस्तों जो बीबीबी के द्वारा एंटर नहीं करते, डायरेक्ट नहीं जाएंगे। कौन कौन से? इंजुरियस केमिकल एजेंट, जितने भी इंजुरी कॉज करने वाले, यानी ब्रेन को डायरेक्टली इंजुरी कॉज करने वाले केमिकल्स होते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर उसको क्रॉस नहीं करने देता। जितने भी पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, ये डायरेक्टली कभी भी ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस नहीं कर पाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे पेनिसिलिन, कैटाकोलामीन्स, ठीक है, ये ड्रग्स जो होती है दोस्तों डायरेक्टली कभी भी ब्रेन के अंदर पास आउट नहीं होती है दोस्तों, याद रखिएगा। डोपामिन भी आप याद रखो दोस्तों, डोपामिन का उपयोग कहां किया जाता है? पार्किंसोनिज्म में। जब उसका पार्किंसोनिज्म में मॉडर्न साइंस के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, डोपामिन कभी डायरेक्टली ब्रेन में प्रवेश नहीं करता, उसको एल डोपामिन में कन्वर्ट किया जाता है। एल डोपा में कन्वर्ट होने के बाद वो वहां पर जब दिया जाता है तो ब्रेन में अंदर जाकर वो डोपामिन में कन्वर्ट होता है दोस्तों, और डोपामिन में कन्वर्ट होने के बाद में वहां पर वो अपना पूरा प्रोटोकॉल जनरेट करके पार्किंसोनिज्म को ट्रीट करता है। इसीलिए दोस्तों जब आप बाइल पिगमेंट की बात करोगे तो बाइल पिगमेंट भी डायरेक्टली ब्रेन में नहीं जाता दोस्तों, याद रखिएगा। बाइल पिगमेंट कभी भी ब्रेन में पास आउट नहीं करेगा, लेकिन अभी तो मैंने आपको पहले बताया कि बच्चों में आप देखोगे दोस्तों, यद्यपि इसलिए जब इन्फेंट में आप देखते हो तो बैरियर सेल डेवलप नहीं होती, ठीक है। 5 साल तक जब इम्यूनिटी पावर उसका प्रॉपर डेवलप नहीं होता तो आप देखेंगे दोस्तों वहां पर इम्यूनिटी सेल्स डेवलप न होने के कारण, बैरियर वॉल का डेवलप न होने के कारण बाइल पिगमेंट ब्रेन टिश्यू में एंटर कर जाता है जब उसको बहुत ज्यादा जॉन्डिस होता है दोस्तों, याद आया आपको? तो जॉन्डिस के दौरान इन्फेंट्स में कंडीशन डेवलप होती है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फिटिलिस। ये एरिथ्रोब्लास्टिक फिटेलिस जो होती है दोस्तों, उसके कारण बाइल पिगमेंट ब्रेन में एंटर कर जाता है, और बेस्ट गैंग्लिया कोड, जो वहां पर जो बेसल गैंग्लिया होता है दोस्तों, जो बेस होता है ब्रेन का, उस बेसल गैंग्लिया को डैमेज कर देता है दोस्तों। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कर्निक टेरस। और ये कंडीशन या तो बहुत डेंजरस होगी, पेशेंट के लिए फेटल होगी, या फिर अगर बच भी गया तो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को हाइड्रोसिपेलस का साइंस आपको पता चलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया। अब टाइप की बात करते हैं दोस्तों। जब हम टाइप की बात करते हैं तो यहां पर हाइड्रोसिपेलस का जो लेवल आप देखते हो दोस्तों, तो इंटरनल हाइड्रोसिपेलस या नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस होता है दोस्तों, अंदर की तरफ। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो सेरेब्रल एक्वाडक्ट होता है, भाई जो नाली होती है ना जिससे बाहर निकलता है, तो सेरेब्रल एक्वाडक्ट के ब्लॉकेज के द्वारा ब्रेन के वेंट्रिकल्स में ही सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसको हम इंटरनल हाइड्रोसिपेलस के नाम से जानते हैं दोस्तों। यानी अंदर का अंदर ही कलेक्ट हो गया दोस्तों। इसके कारण क्या होगा दोस्तों, वेंट्रिकल्स का डायलेटेशन हो जाएगा, और इसके कारण कॉर्टिकल एट्रोपी। याद रखिएगा, यहीं से मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रहा हूं। अगर मान लीजिए वेंट्रिकल का डायलिटेशन हो गया, इसके कारण कॉर्टिकल एट्रोपी हो जाएगी, यानी सेरेब्रल एट्रोपी मान के चलिए आप, कॉर्टिकल एट्रोपी हो गई और हेड का एनलार्जमेंट हो जाएगा, तो दोस्तों ये डेफिनेटली वहां पर इंटरनल हाइड्रोसिफिलस के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अर्थात सिंपल सा कह सकते हैं कि ब्रेन के अंदर जब आपका बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है, वही प्रेशर आगे जाकर उसके फंक्शंस को डाउन कर देगा, और यही वहां पर सेरेब्रल एट्रोपी के रूप में मैक्सिमम केसेस से हमको देखने को मिलता है। इसीलिए आपको या तो वहां पर रिलैक्स करना है या उसके फंक्शन को एक्टिवेट करना है। अगर आपने एक्टिवेट करना है दोस्तों, तो यहां पर अगर आप ब्रेन के लेवल पर भेजना है तो यहां पर दोस्तों आप SGN-C1RE को स्मेल करा दीजिए। आप देखिए कितना बेहतर रिजल्ट आता है। मैंने किया है, आप भी करके देखिए दोस्तों। दूसरी बात करते हैं एक्सटर्नल हाइड्रोसिपेलस या कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस। वहां पर नॉन कम्युनिकेटिंग था, यहां पर टोटल कम्युनिकेटिंग आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और यही कम्युनिकेटिंग आपको बहुत ब्रिलियंटली प्रोसेस के रूप में समझ में आएगा दोस्तों। यानी डायरेक्टली अगर आप बात करते हो दोस्तों, तो हमारी बॉडी में
सब एरेक्नाइड स्पेस में आप जाओगे तो CSF का एक्यूमुलेशन एक्सटर्नल हाइड्रोसिफिलस के रूप में कहलाएगा। यानी बाहर में, सब मतलब बाहर की तरफ, सब एरेक्नाइड स्पेस में CSF का एक्यूमुलेशन कलेक्ट होगा, वो आपका एक्सटर्नल हाइड्रोसिफिलस कहलाएगा। और यहां पर वेंट्रिकल्स का डायलिटेशन और सब एरेक्नाइड स्पेस का वाइडनिंग हो जाएगा, यानी वो नाली जो है चौड़ी हो जाएगी दोस्तों, और इसी के कारण हेड का एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलता है। और ये एरेक्नाइड विली के ब्लॉकेज होने के कारण होता है, यानी अंदर से जो सेरेब्रल एक्वाडक्ट आया वो बाहर आया, और बाहर आने के बाद सब एरेक्नाइड स्पेस में आकर फ्लूइड को छोड़ दिया। अब सब एरेक्नाइड स्पेस में विलाइज होती है जो यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। दोस्तों ये एरेक्नाइड विलाई के ब्लॉकेज होने के कारण वो फ्लूइड का एडॉप्शन या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और उसी के कारण दोस्तों वहां पर सेकेंडरी ये कंडीशन डेवलप होगी। अब अगर आपको पता है कि इस विलाई पे कौन सी मेडिसिन काम करती है तो आप बहुत ब्रिलियंटली दोस्तों यहाँ पर इस प्रोसेस को करेक्ट कर दोगे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। इसीलिए जब ये कंडीशन हम डेवलप करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस जनरेट होती है, और इन प्रोसेस के लेवल पर आप जाएंगे तो बहुत सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जब हाइड्रोसिफिलस का फीचर आप देखोगे तो यहाँ पर दो चीज में हमेशा कंफ्यूजन होता है। एक कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर वाई देना, और एक कंफ्यूजन होता है आरी देना। अगर आप वाई देंगे तो वहां पर रिलैक्स हो जाएगा एरिया और फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो बहुत सारा फ्लूइड और कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप आरी देते हो तो जो ब्लॉकेज हो रहा है वो ओपन होगा, और ओपन होने के बाद में तेजी के साथ सर्कुलेशन होगा, और ब्लड का तेजी के साथ सर्कुलेशन होगा तो ब्रेन के लेवल पर उसी सर्कुलेशन के माध्यम से जितना भी वीनस ड्रेनेज होगा वो बढ़ेगा, और वीनस ड्रेनेज बड़ा होने के कारण वहां पर मैक्सिमम कंडीशन में फ्लूइड का सिक्रेशन बढ़कर वहां से मैटर बाहर निकलना शुरू होगा। हमको वाई तब देना है जब हमें इंटरनल मेडिसिन देना है। इंटरनल मेडिसिन में हमको वाई देना है दोस्तों, याद रखिएगा। एक्सटर्नल मेडिसिन में आरी का अप्लाई करेंगे हम नोज में, जिसके कारण वहां पर बैलेंस मेंटेन होगा, और बैलेंस के कारण हम लोग जब हाइड्रोसिफिलस का फीचर्स देखेंगे हमको समझ में आएगा दोस्तों। जब हाइड्रोसिफिलस इंक्रीज इंट्राक्रेनियल पेसेस के साथ साथ होता है दोस्तों, याद रखिएगा, हाइड्रोसिफिलस इंक्रीज इंट्राक्रेनियल पेसेस के साथ साथ होता है, और यहाँ पर हेडेक और वॉमिटिंग को कॉज करता है, इसीलिए इंटरनल में वाई देना है आपको दोस्तों। सीवियर कंडीशन में अब आप देखिए मैंने आरी का उपयोग क्यों करा, ठीक है। आप इसको कंबाइंड थेरेपी के हिसाब से देखिएगा दोस्तों। जब हाइड्रोसिफिलस इंक्रीज होता है और उस कंडीशन में इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या आप वहां पर वाई स्मेल के लिए देंगे? नहीं ना, वहां पर इंटरनल देना पड़ेगा। आप S2, C2, L1, वर्वन वाई को नेगेटिव, मोर नेगेटिव में जाइए आप, और अगर आपको स्टार्टिंग करना है तो D5 या सेकंड डायलेशन से करिए, और वहां पर कंडीशन देखिए किस तरह से हमारे सामने आ रही है। अगर हमारी अप्रोच में आ रही है इसको नेगेटिव कर दीजिए। आप सिक्रेशन जो होता है वो सिक्रेशन बह के बाहर निकल जाएगा, कभी सर्दी के रूप में बाहर निकलेगा, कभी वहां पर किसी दूसरे रूप में निकलेगा। मैक्सिमम हेडेक और वॉमिटिंग जब कॉज होता है दोस्तों तो सीवियर कंडीशन डेवलप होती है, और उस सीवियर कंडीशन में दोस्तों ब्रेन की एट्रोफी होती है, ठीक है। अब ब्रेन की एट्रोफी से बचाने के लिए हम वाई तो नहीं दे सकते, और ज्यादा ब्रेन एट्रोफिड हो जाएगा दोस्तों। इसी कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए हमें बचाने के लिए, कि ब्रेन को बचाना है, हमें आरी देना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है हमें हर अल्टरनेट डे पर आरी देना है, यानी आप रेगुलर नहीं करना है, आपको हर अल्टरनेट डे पे देना जब तक आपका इंटरनल मेडिसिन S2, C2, L1, वर्वन वाई वहां पर काम कर जाए। अगर वो काम कर गया आप मान के चलिएगा सारा मटेरियल वहां से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ब्रेन की एट्रोफी कुछ हद तक हो चुकी होगी। अब उस ब्रेन की एट्रोफी से बचाने के लिए हमें आरी का प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए आप ये दोनों कंडीशन को अकॉर्डिंग कंडीशन आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए दोस्तों जिन लोगों को मेंटल वीकनेस होगी, जिन लोगों को कन्वल्सन होगा, वहां पर इंटरनल आपको वाई देना है, याद रखिएगा। और अल्टरनेट डे आपको उसको बैलेंस करने के लिए आरी देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि परमानेंट रिलैक्स हो जाए दोस्तों, इसीलिए वहां पर आरी वाई का अल्टरनेट वाई इंटरनल बहुत ज्यादा पॉजिटिव देना है, इसीलिए वाई का हम उपयोग कर रहे हैं D5 में दोस्तों। और जब आप वहां पर इंटरनल आप नोज से जब एक्सटर्नल वहां पर आरी का प्रयोग कराएंगे, C1 के साथ प्रयोग कराएंगे, तो ब्रेन के लेवल पर जो चेंजेस हो रहा है ना वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, और मैक्सिमम कैटेगरी में जो साइड इफेक्ट ब्रेन एट्रोफी के लेवल पर डेवलप हो रहा है धीरे धीरे करके रिजनरेट हो जाएगा। लेकिन हमें रेगुलर नहीं करना है, हमें अल्टरनेट डे करना है, और इसी कारण से दोस्तों हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर कंजेनाइटल हो जाता है, यानी
आप देखो माँ के शरीर से पैदा होके आया और उसी समय उसको कंजेनाइटल हाइड्रोसिफिलस हो गया दोस्तों। तो कंजेनाइटल हाइड्रोसिफिलस में ब्रेन में सीएसएफ के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन के साथ दोस्तों बर्थ डिफेक्ट होता है, यानी कहीं ना कहीं वहां पर बर्थ का डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए S2C2L1 के साथ D5 में आपको A2C5 Ven2G का प्रयोग करना पड़ता है दोस्तों। इसीलिए A2C5 Ven2G का प्रयोग आप D5 में अल्टरनेट करेंगे, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर एक चीज और देखना पड़ेगा, अगर यहां पर ब्रेन के आप न्यूट्रिशन की बात करोगे, यहां पर आप ब्रेन के जितने भी सर्कुलेटरी फंक्शन है उनको कंप्लीट करने की बात करोगे दोस्तों, तो यहां पर आपको एक मेडिसिन बहुत याद आएगी, S1 F1 Ven1 Ver1 Y नेगेटिव। दोस्तों जब आप इस मेडिसिन को 200 डाइल्यूशन के लेवल पर देते हो, बहुत ऑथेंटिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जितना भी नर्वाइन डैमेज हो रहा है वो नर्वाइन डैमेज वहां पर रिलैक्स के रूप में रहेगा और बहुत तेजी के साथ में दोस्तों उसका सब्स्टिट्यूट फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए कई बार यहाँ पर ये प्रोटोकॉल होता है और कई बार हमको इसको डिवाइड करना पड़ता है, हमको अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखना पड़ता है दोस्तों। जब आप कंजेनाइटल हाइड्रोसिफिलस के कॉजेस को देखोगे तो कंजेनाइटल हाइड्रोसिफिलस के जो एक्विडक्ट्स होता है, जो वहां पर एक्विडक्ट सिल्विस होता है, उसके ऑब्स्ट्रक्शन के कारण डेवलप होता है दोस्तों। और इस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वहां पर कई होते हैं, ब्लॉकेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है, एरेक्नोइड स्पेस में छोटी छोटी सिस्ट हो सकती है, कई बार इंट्राक्रेनियल हिमोरेज हो सकता है दोस्तों। तो इन तमाम कंडीशंस के कारण वहां पर आपको कंजेनाइटल हाइड्रोसिफिलस होता हुआ देखने को मिलता है दोस्तों। और जब कंजेनाइटल हाइड्रोसिफिलस के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे तब वहां पर A2 का बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। यानी आप वहां पर S1 A2W को अल्टरनेट देन C1 F1 Ver1 Ven1 Y नेगेटिव के साथ जब प्रयोग करोगे तो इस प्रकार के जो कंजेनाइटल हाइड्रोसिफिलस की कंडीशंस है, जो किसी इन्फ्लामेशन के कारण हो रही है, वहां पर किसी ब्लॉकेज के कारण हो रही है, ब्रेन के ट्यूमर के कारण हो रही है, वहां पर किसी सिस्ट के कारण हो रही है, तो ये मेडिसिन वहां पर जाकर काम करेगी। और इसी के अकॉर्डिंग, इसीलिए मैंने तीनों अलग अलग आपको बताया दोस्तों, और इसी के अकॉर्डिंग वहां पर प्रोटोकॉल जनरेट होगा दोस्तों। लेकिन जब कंजेनाइटल हाइड्रोसिफिलस का फीचर कॉमन रूप से आपको देखने को मिलेगा, आपको ये पूरा प्रोटोकॉल माइंड में फिट हो जाएगा दोस्तों। जब आप देखोगे हेड बिल्कुल लार्ज हेड हो गया, आपके पूरी बॉडी के तुलना में आपको हेड बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है दोस्तों। पेशेंट में इरिटेबिलिटी होती है, व्याकुलता होती है, कभी इधर लेटता है तो फ्लूइड इधर आ जाता है, कभी इधर लेटता है तो उसको व्याकुल होगा, ये क्या हो रहा है मेरे से में, ठीक है। सीजर्स आने लगते हैं, कई बार प्रेशर इफेक्ट होगा, नर्वाइन ब्लॉकेज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर का ब्लॉकेज होगा और उसी के कारण उनको कन्वल्शन या सीजर, झटके आने, टॉनिक क्लोनिक स्पाज्म शुरू हो जाएगा दोस्तों। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, सन सेटिंग आई, यानी आई बॉल डाउनवर्ड, बिल्कुल सन सेटिंग, नीचे की तरफ आंखें झुकी हुई आपको देखने को मिलेगी। और कई बार तो पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाती है, कई बार इंसोम्निया हो जाता है, मतलब रात रात भर नींद नहीं आती। और ये कंडीशन टेबल प्रैक्टिस में बहुत कॉमन रूप से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। इसीलिए जब ये कंडीशन होती है तो आपको कई कारण नजर आते हैं और उन्हीं कारण के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देखने को मिलता है दोस्तों। आप जब देखते हो भाई कंजेनाइटल डिफेक्ट एसोसिएटेड हो रहा तो कई फैक्टर के साथ हो सकता है दोस्तों, ठीक है। उसको जो कंजेनाइटल हाइड्रोसिफिलस बोल रहे हो, कई कारण होते हैं उसके डेवलप होने के। जो कॉमन 4 कारण होते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। पहला होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। जो न्यूरल ट्यूब होती है उसका डिफेक्ट होता है दोस्तों। डिफेक्ट जैसे कि स्पाइना बाइफिडा, जिसमें बर्थ पर स्पाइनल कॉर्ड एक्सपोज होती है दोस्तों। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है बाइफिडा हो जाती है, बाइफरकेट हो जाती है दोस्तों। और ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कारण हमको देखने को मिलता है और बहुत डेंजरस कंडीशन के रूप में हमारे सामने आता है दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों चियरी माल फॉर्मेशन, जहां पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ज्वाइन करते हैं, वहां पर इस लेवल पर एब्नॉर्मलिटीज होती है, यानी फोरामेन मैग्नम के लेवल पर दोस्तों ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड डाउन में पुश हो जाता है दोस्तों। जो ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड में डाउन में पुश होता है, अर्थात कुछ हद तक ब्रेन का पार्ट बहुत ज्यादा डीप में बाहर निकल आता है। और ये कंडीशन बहुत डेंजरस होती है, इसमें बच्चा ज्यादा जीता नहीं है, बहुत कम कंडीशन में वहां पर डेवलप होता है दोस्तों। तीसरा होता है डेंडी वॉकर सिंड्रोम, DANDY, डेंडी वॉकर सिंड्रोम, यानी ब्रेन के 4th वेंट्रिकल के इनलार्जमेंट के कारण सेरिब्रम में हाइपोप्लेसिया के द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन के अकम्पनीड होने के कारण ये होता है दोस्तों। यानी वहां पर जब
फोर्थ वेंट्रिकल एनलार्ज हो गया तो वो प्रेशर किस पे करेगा, सेरिबेलम के ऊपर, और वहां पर सेरिबेलम क्या हो जाएगा, हाइपोप्लेशिया, उसका स्ट्रक्चर रिड्यूस हो जाएगा और उसके कारण पर्टिकुलर जो ड्रक्ट होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी और ड्रग के ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण ये कंपेयर्ड रूप में हमारे सामने आता है दोस्तों। तो ये बहुत डेंजरस ये भी है, लेकिन इसका कुछ हद तक ऑपरेशन के बाद उसको ठीक किया जा सकता है दोस्तों। और चौथा होता है क्रेनियो साइनोस्टोसिस। दोस्तों जब स्कल बोन के अर्ली फ्यूजन के कारण, यानी कई बार होता है, हमको पता है 21 साल में बोन का फ्यूजन होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जरूरत से ज्यादा मिनरलाइजेशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है तो स्कल बोन का अर्ली फ्यूजन हो जाता है, जिनके कारण वहां पर ब्रेन ग्रोथ का स्टॉपेज हो जाता है। यानी ब्रेन का ग्रोथ ही नहीं हो पाता और ब्रेन का जब ग्रोथ नहीं होगा उसका स्टॉपेज हो जाएगा तो आप देखेंगे मंद बुद्धि बच्चा पैदा होता है दोस्तों। ठीक है, आपको पता है दोस्तों। तो जब स्कल बोन के अर्ली फ्यूजन का हो गया कंडीशन, आप मान के चलिए ब्रेन का ग्रोथ स्टॉपेज हो जाएगा। आप देखोगे बच्चे का शरीर बढ़ रहा है लेकिन उसका माइंड उतना ही है, डेवलप नहीं हो रहा और वो रिटार्डेड माइंड के रूप में आपके सामने आता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ये पूरे प्रोटोकॉल आपको फिट बैठते हैं और अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन 4 प्रोटोकॉल में से एक दीजिएगा। साथ में आप एक्सटर्नल कंप्लेक्स में A2, F2, C5W या Y को आप वहां पर अप्लाई कराएगा और खास तौर से पूरा आप ऑयल बना के, सेरिबल ऑयल बनाकर आप वहां पर अप्लाई कीजिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये था आपका दोस्तों एक टॉपिक जो कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों हमारा मेन टॉपिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दोस्तों ये वो सिस्टम होता है जिस सिस्टम के अंतर्गत आपकी पूरी बॉडी का कंट्रोल आपके हाथ में होता है दोस्तों। यानी ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सटर्नल अप्लाई आप करते हो तो आपको पता नहीं है, लेकिन यही सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो। यही सिंपैथेटिक, ये सिंपैथेटिक है, ये पैरासिम्पैथेटिक है और यही सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन आपके पूरी बॉडी के फंक्शन को जनरेट करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अगर आप यहां पर बात करो दोस्तों तो छोटा सा मैं आपको पहले कंक्लूजन दूं फिर डिटेल आपको बताओ। अगर आइस के लेवल पर आप काम कर रहे हो, आप कोल्ड कंप्रेस कर रहे हो S12C1, आप आई ड्रॉप डाल रहे हो, आप कहां पर काम कर रहे हो दोस्तों? जो इफेक्टर ऑर्गन कौन सा है? सीलियरी मसल्स, प्यूपिल्स जो डायलेट और रिलैक्स होते हैं, आप यहां पर काम कर रहे हो। तो जब आप सिंपैथेटिक डिवीजन में जाओगे, जब पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में जाओगे, आपको पता होना चाहिए कि यहां पर सिंपैथेटिक डिवीजन क्या कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन क्या कर रहा है। जब सिलियरी मसल्स के लेवल पर जाओगे तो डायरेक्टली आपका सिंपैथेटिक डिवीजन उसको रिलैक्स कर रहा है, यानी काम किसका? वाई वाला। ठीक है, और उसी के अगेंस्ट जो पैरासिम्पैथेटिक पे जाओगे वो क्या काम करेगा? वो कॉन्ट्रेक्शन का काम करेगा। ठीक है, याद करिए आरी वाई आप अल्टरनेट लगाते हो 5, 6, 7, 17, 18। आप किसको स्टिमुलेट कर रहे हो? आप सुपर ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल और बेस ऑफ द नोज यहां पर अप्लाई कर रहे हो। किसको अप्लाई कर रहे हो दोस्तों? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर यहाँ पर प्यूपिल को डायलेट कराना कौन करेगा? सिंपैथेटिक जो होता है डिवीजन, वो यहाँ पर प्यूपिल को डायलेट कराने का काम करेगा। ठीक है, तो रिलैक्सेशन और डायलेटेशन का काम सिंपैथेटिक करेगा, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होता है वो दोनों को कंस्ट्रिक्शन कराने का काम करता है। तो दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन में अगर आपको कोई पेशेंट आके बोलता है कि साहब मुझे तो लैक्राइमल ग्रेन का सीक्रेशन बहुत बढ़ गया, आप कहां जाओगे? वो बोलता है मेरी आंखों में ड्राइनेस हो गई, मुझे आंसू नहीं आता, आप क्या करोगे? आपको पता होना चाहिए दिस इज द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन, अर्थात डिक्रीज इन सीक्रेशन हो रहा है, यानी लैक्राइमल डक्ट से सीक्रेशन कम हो रहा है। इसका मतलब यहां पर सिंपैथेटिक डिवीजन प्रभावित है और उस सिंपैथेटिक डिवीजन को आपको ढूंढना पड़ेगा कहां पर है, और उसी ढूंढने के माध्यम से आप डायरेक्टली उसको स्टिमुलेट करोगे। दिस इज द पॉइंट। आप देखो, मैं भी आपको डायग्रामेटिक बाद में बताता हूं, पहले आपको बता दूं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर डिक्रीज इन सीक्रेशन, अगर सिंपैथेटिक डिवीजन में जाओगे रिलैक्सेशन का काम है, डायलेटेशन का काम है, तो सीक्रेशन को डिक्रीज कर देगा, और अगर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में जाओगे वो सीक्रेशन को इंक्रीज करने का काम करता है। तो आपको जब आप प्रोटोकॉल तय करते हो तो वहां पर आप मुझे केवल इतना बताइए, आप जब आपके पास कोई पेशेंट आकर बोल रहा है कि डिक्रीज इन सीक्रेशन, तो आप क्या करोगे? नेगेटिव दोगे या पॉजिटिव दोगे? मैं इसीलिए इतना डीप में आपको बता रहा हूं। जब लैक्राइमल ग्रेन में आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, यू गॉट अ क्लियर साइंस, आपको पॉजिटिव देना है। क्यों पॉजिटिव देना है?
क्योंकि हमारे पास ग्लैंडुलर रेमेडीज है, एस्ट्रल के साथ जब मिलाकर आप मेडिसिन को दोगे, ये ग्लैंड के सीक्रेशन को बढ़ा देगी और डेफिनेटली सिंपैथेटिक डिवीजन की जगह पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को स्टिमुलेट कर देगी। ठीक है, इसी प्रकार से जब वहां पर आप मेडिसिन को ग्लैंडुलर रेमेडी में रिलैक्सर रेमेडी मिलाकर जब आप दोगे तो वहां पर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को स्टॉप करके सिंपैथेटिक डिवीजन के फंक्शन को कर देगी, जिसके कारण वहां पर जो सीक्रेशन होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। दोस्तों यही चीज, अगर यही चीज आपको पता है सैलिवरी ग्लैंड की, ठीक है, अगर सैलिवरी ग्लैंड का वहां पर सिंपैथेटिक डिवीजन हो रहा है, यानी कई बार लोग बोलते हैं मुझे बिल्कुल मुंह ड्राई हो रहा, मुझे ड्राइनेस आ रही, तो डिक्रीज इन सिक्रेशन एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी यहां पर डिक्रीज इन सिक्रेशन, सिक्रेशन में डिक्रीज हो रहा और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। दोस्तों वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, साथ में सिक्रेशन भी डिक्रीज हो रहा है। दोस्तों ये सिंपैथेटिक डिवीजन का फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। और जब आप इंक्रीज इन सिक्रेशन एंड वैसोडाइलेटेशन, जब आप वैसोडाइलेटेशन के लेवल पर जाओगे आप देखोगे सिक्रेशन में इंक्रीज हो जाता है। दोस्तों यही चीज आपको यहां पर समझाने का है। दोस्तों यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अप्लाई करके हम बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट लेते हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपको एस्ट्रल C1 A3 RE का आप प्रयोग करते हो, WE का प्रयोग करते हो, ये क्या कर रहा है, ये आपको आंखों को सूथिंग इफेक्ट दे रहा है, वहां पर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब वहां पर सैलिवरी ग्लैंड की बात होगी तो वहां पर आपको दोस्तों पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स के लेवल पर पॉजिटिव दोगे डेफिनेटली सिक्रेशन को बढ़ा देगा वहां पर, और अगर नेगेटिव दोगे सिक्रेशन को कम कर देगा। यही चीज आपको समझाने के दोस्तों। आप यही चीज अगर मान लो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे बात कर लो, ठीक है, आप देखो अगर आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस में मोटिलिटी को बढ़ाना है, ठीक है, तो मोटिलिटी बढ़ाओगे, किससे बढ़ाओगे, आपको पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वहां पर सिंपैथेटिक डिवीजन को स्टिमुलेट कर लिया तो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, सिक्रेशन इनहिबिट हो जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, यही एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन यानी डायलेटेशन या कॉन्स्ट्रिक्शन के लेवल को आपको जानना जरूरी है। जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सिक्रेशन की बात आएगी तो अगर आप सिंपैथेटिक डिवीजन में दोगे तो क्या होगा दोस्तों, सिंपैथेटिक डिवीजन में दिया डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को स्टिमुलेट कर दिया तुरंत वहां पर सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, जब आप इंस्पेक्टर की बात करते हो कि भाई कोई भी दरवाजा खुलेगा जब भी तो आएगा मटेरियल, तो जब इंस्पेक्टर है तो वहां पर सिंपैथेटिक डिवीजन करना पड़ेगा जो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा दोस्तों, बंद करेगा। लेकिन वहां से निकालना है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को स्टिमुलेट कर दो, वो रिलैक्स कर देगा दोस्तों, और रिलैक्सेशन के माध्यम से जो भी चीज पास आउट होना है वो हो जाएगी। दोस्तों स्मूथ मसल्स, जब आप अंदर जाओगे स्मूथ मसल्स के लेवल पर जाओगे, सिंपैथेटिक डिवीजन उसको रिलैक्स करता है दोस्तों अंदर के साइड, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में स्मूथ मसल्स वहां पर रिलैक्सेशन का लेवल सिंपैथेटिक डिवीजन पे होता है और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन पे कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है। दोस्तों यही चीज आपको समझना है। अब गॉल ब्लैडर पे चले जाओ, गॉल ब्लैडर पे जाओगे तो देखोगे आप सिंपैथेटिक डिवीजन क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स करके इंटरनल लेवल पर काम करके सिक्रेशन को बाहर लेने का काम कर रहा है। लेकिन अगर आप पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में करोगे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बंद करके रखेगा दोस्तों। इसी प्रकार अगर आप यूरिनरी ब्लैडर पे जाओगे तो जो डेट्रूसर मसल्स होती है उसको सिंपैथेटिक डिवीजन रिलैक्स कर देता है और जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होता है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी टिप्स है जो डायरेक्टली बताती है कि आपके बॉडी में जब ये पर्टिकुलर रीजन पर ये नर्व एंडिंग्स है और नर्व एंडिंग्स के लेवल पर जब सेंसेशन जाता है वो क्या करता है दोस्तों। इंटरनल इंस्पेक्टर जो होगा यूरिनरी ब्लैडर का, अगर सिंपैथेटिक डिवीजन काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, उसको दबा देगा, बंद कर देगा, और जो पैरासिम्पैथेटिक रीजन में रिलैक्स कर देगा, यूरिन को फ्लो को बढ़ा देगा। यही काम हमको मिक्चुरेशन के प्रोसेस में मैं बताऊंगा दोस्तों, याद रखिएगा। अब अगर आप वहां पर बात करते हैं दोस्तों स्वीट ग्लैंड की, पसीने की ग्रंथि पे, वहां पर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन काम नहीं करता, वहां केवल सिंपैथेटिक डिवीजन काम करता है, वो उसके सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स है। अगर मान लो हार्ट रेट को इंक्रीज करना है या फोर्स को बढ़ाना है तो सिंपैथेटिक डिवीजन उसके फोर्स को इंक्रीज करता है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन उसको डिक्रीज करने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। जब ब्लड वेसल्स की बात आती है दोस्तों, तो जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है दोस्तों, ठीक है, जितनी भी ब्लड वेसल्स, ऑल ब्लड वेसल्स एक्सेप्ट दोज इन हार्ट एंड स्केलेटल मसल,
हार्ट और स्केलेटल मसल्स को छोड़कर दोस्तों सारी मसल्स को कांटेक्ट कराने का काम करता है, क्योंकि मसल्स के लेवल पर ब्लड सर्कुलेशन आपके वॉलेंट्री यानी मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और हार्ट सेल्फ मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसीलिए इन दोनों पोर्शन को छोड़कर आपके बॉडी के सभी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है सिंपैथेटिक डिवीजन, और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन सबको डायलेट करता है, सबको डायलेट करके रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर को डाउन करने का काम करता है दोस्तों। और लास्ट चीज मैं ब्रोंकियल्स की बात बताऊं, लंग्स की बात बताऊं दोस्तों, ब्रोंकियल्स के लेवल पर जाओगे सिंपैथेटिक डिवीजन डायलेट करने का काम करेगा और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन कॉन्टेक्ट करने का काम करेगा। ये बताने का ये मकसद है कि जब मैं आपको पूरा डिटेल बताऊं तो आपको पूरा क्लियर एबिलिटी हो जाना चाहिए आपके माइंड में कि मुझे सिंपैथेटिक पे काम करना है या पैरासिम्पैथेटिक पे काम करना है, और यही दोनों सिस्टम आपके लिए मेन होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों व्हाट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS इसका शॉर्ट नेम होता है। मेडिकल साइंस जो है बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्मिनोलॉजी यूज करती है दोस्तों, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम ANS बोलते हैं दोस्तों। ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है, याद रखिएगा इस बात को। आपका जो पेरिफेरी में जो नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्व एंडिंग्स होती है ना, उसी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, और ये बॉडी के वेजिटेटिव या विसरल फंक्शन के रेगुलेशन के साथ कंसर्न रहता है दोस्तों। वेजिटेटिव मतलब जो आपकी क्रियाविधि होती है आपकी बॉडी में, जो डेवलपमेंट के लिए, जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेस होती है, जो ऑर्गन जो डेली काम करते हैं, उन्हीं ऑर्गन के लेवल पर, विसरल ऑर्गन के लेवल पर, उनके फंक्शन को कम या ज्यादा करने के लेवल पर रेगुलेट के साथ कंसर्न होता है दोस्तों। यानी अगर आपके वेजिटेटिव या इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं आप दोस्तों, इसे हम वेजिटेटिव यानी ऑर्गन्स के लेवल पर या इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका और मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, हम इंटरनल और एक्सटर्नल अप्लाई करके इसी नर्वस सिस्टम को हमारे कंसर्न में लाकर उस ऑर्गन के काम को बढ़ाना है, उस ऑर्गन के काम को घटाना है, उसी ऑर्गन की रेमेडी के साथ उपयोग करके हम डायरेक्टली इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फॉलो करते हैं दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि आप किसी ऑर्गन के सिस्टम को, फंक्शन को बढ़ाना है, आप आर का उपयोग कर लेते हो, घटाना आपने वाई का उपयोग कर लेते हो दोस्तों। मैटी जी कोई छोटे मोटे सोच के व्यक्ति नहीं थे दोस्तों, बहुत ज्यादा डीप के सोच के व्यक्ति थे। यानी उन्होंने कहां कहां सोच लिया दोस्तों कि यही मेडिसिन इंटरनल देंगे ये काम, एक्सटर्नल देंगे ये काम। अब आप सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी तो हमने आजकल इंटरनल यूज करना शुरू किया, उन्होंने तो कभी नहीं किया। L1 उन्होंने बाहर के लिए यूज किया था, एक्सटर्नल, कभी इंटरनल नहीं किया। जब हमने इंटरनल देना चालू करा तो उसके भी जबरदस्त रिजल्ट आए दोस्तों। इसीलिए हमें आगे बढ़ना है, जब हम अपडेट करेंगे तभी हमारा साइंस ग्रोथ करेगा। अभी तक डिमोशन इलेक्ट्रोमोपैथ का इसीलिए तो होता आया कि आप और हमारे जैसी फैमिली नहीं मिली। अगर आप और हमारी जैसी फैमिली वर्क करती तो आज मुझे लगता है कि हम लोग 10-15 साल पहले ही ईएच को मान्यता दिला चुके होते हैं दोस्तों। पहली बात तो ईएच की प्रैक्टिस करना बहुत इजी है, लेकिन करवाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे लोग हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी भी व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर देना ताकि वो डिमोटेड हो जाए। इसीलिए दोस्तों हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रोमोपैथ फिजिशियन एलोपैथ की तरफ मुड़ गए, और बहुत सारे लोग अब रिटर्न आ रहे हैं एलोपैथ से, क्योंकि उनको समझ में आ गया, जब से कोरोना हुआ, जब से बहुत समझ में आ गया कि ईएच का देन बहुत जबरदस्त है, बस हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए हमारे मेंबर्स आज बहुत आगे हैं दोस्तों। जब हम किसी भी डिवीजन की बात करेंगे दोस्तों, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, तो आपको वहां पर दो कैरेक्टर देखना पड़ेगा, एक आपको फिजियोलॉजिकल देखना पड़ेगा और एक आपको दोस्तों एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी आपकी बॉडी में जितनी भी गतिविधि हो रही है, जितना भी कार्य हो रहे हैं, उसमें कुछ चीज अच्छी बन रही है, कुछ बुरी बन रही है। जो अच्छी बन रही है बॉडी उसको अडॉप्ट कर रही है, जो बुरी बन रही है उसको बॉडी बाहर निकाल रही है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों ये पूरा फंक्शन किसके माध्यम से होगा? वो पूरा फंक्शन आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो डिवीजन के माध्यम से होता है, जिनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, सिंपल सा सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। ये आपका सिंपैथेटिक डिवीजन है, ये आपका पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है। डायग्राम आप लोगों को मैं दे चुका हूं, आप अगर उसको देखेंगे और समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैं बहुत बारीकी से समझा पाऊंगा दोस्तों। सिंपैथेटिक डिवीजन की जब बात होती है दोस्तों, इसे हम थोरेकोलंबर आउटफ्लो भी कहते हैं, यानी थोरैक्स से लंबर तक। ये दिख रहा है आपको थोरैक्स,
थोरेकोलंबर, ये देखो आप सेंटर पॉइंट में देखो आप, ये थोरेक्स T1 से लगाकर T12 और लंबर 1 से लगाकर लंबर 5, ये थोरेकोलंबर जो फंक्शन होता है दोस्तों, ये पूरा आपका सिंपैथेटिक डिवीजन होता है। और ये सिंपैथेटिक डिवीजन अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे दोस्तों, तो थोरेसिक 1 से जो पर्टिकुलर नर्व गई वो आपकी आंखों के डायलेट करने का काम, पिपली को, ब्लड वेसल्स और स्वीट ग्लैंड्स को, हेड के रीजन में जो पसीने की जो ग्रंथि होती है उसको स्टिमुलेट करने का काम करती है। यहीं पर ये 3 पॉइंट्स वापस मिलकर हार्ट को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। अर्थात जो चीज आप थोरेक्स लेवल पर देखते हो वो आपको ये बता रही है कि इसका संबंध आई से भी है और आपका संबंध हार्ट से भी है दोस्तों। जब सेकंड लेवल पर आप आते हो दोस्तों, तो T2 T3 के लेवल पर जब आते हो, इनका डायरेक्ट संबंध आपको लंग्स और ब्रोंकाइस से देखने को मिलता है। यानी जब आप चेस्ट पर अप्लाई करते हो, 5, 6, 7, 17, 18 पर अप्लाई करते हो, ये वो ब्रांचेस होती है दोस्तों जो टिपिकली इन सबको ऑर्गन्स के लेवल पर फॉलो करती है। जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं सबको फॉलो करती है, सबकी ब्रांचेस यहाँ पर कनेक्टेड होती है और वही कनेक्शन की ब्रांचेस आपके मेजर ऑर्गन को स्टिमुलेट करके उसके फंक्शन को बढ़ा सकती है, उसके फंक्शन को बैलेंस कर सकती है। इसीलिए REY का अल्टरनेट अप्लाई करते हैं, बढ़ाना घटाना, बढ़ाना घटाना। आप क्या कर रहे हो, आप वहां पर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन को इम्बैलेंस जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। और इतना भी बैलेंस नहीं कर रहे हो, आप RE दे रहे हो तो स्टिमुलेट बहुत हो गया, हवाई दे रहे हो एकदम से डाउन हो गया, तो वहां पर आप उसको बैलेंस करने के लिए अप एंड डाउन कंडीशन जनरेट कर रहे हो, जिससे वहां पर आपकी बॉडी को आपने ऐसा स्टिमुलेट कर दिया कि भाई जो चीज आपको पसंद है उसको रोक लो और जो पसंद नहीं है उसको भगा दो। ठीक है, इसलिए आप देखो, आपके कोई मिलने वाले होते हैं तो आप क्या करते हो, अगर अच्छा आदमी है तो आप उसको रुक जाओगे, बातें करोगे ना, बुरा आदमी को तो हाथ मिलाकर रवाना हो जाओगे। ठीक है, आपको जो पकाएगा उसके साथ आप समय बिताओगे क्या, नहीं ना। तो यहाँ पर REY के द्वारा ये नर्वस सिस्टम उसको बैलेंस करने का काम करता है। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स होती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो इन्हीं T1 से T12 के लेवल पर, यानी कि 12 थोरेसिक के लेटरल ग्रे हॉर्न में सिचुएटेड होता है। ये लेटरल ग्रे हॉर्न है, ये इधर आएंगे मीडियल ग्रे हॉर्न, ये लेटरल ग्रे हॉर्न। इसी लेटरल ग्रे हॉर्न में दोस्तों सारा न्यूक्लियस सिचुएटेड होता है। और पहले 2, अगर आप फर्स्ट 2 की बात करोगे, पहले 2 लंबर सेगमेंट स्पाइनल कॉर्ड में सिचुएटेड होते हैं दोस्तों। और ये स्पाइनल कॉर्ड में सिचुएटेड होने के कारण यहां से जो फाइबर जनरेट होंगे दोस्तों, ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर के रूप में जाने जाएंगे। और ये प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर एंटीरियर नर्व रूट के माध्यम से, जो एंटीरियर नर्व रूट होगा उसके माध्यम से दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड को लीव करेगा, बाहर निकलेगा दोस्तों, और व्हाइट रेमिक के द्वारा कम्युनिकेट करता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में टर्मिनेट करता है। यानी प्री न्यूरॉन वहां से निकला बाहर और पोस्ट न्यूरॉन में टर्मिनेट कर गया, जो कि सिंपैथेटिक गैंग्लिया में सिचुएटेड होता है। और ये जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया होता है दोस्तों, ये पर्टिकुलर लेवल पर हर सिंपैथेटिक फंक्शन को जिस नर्व फाइबर के माध्यम से जिस ऑर्गन को सप्लाई करता है, उस ऑर्गन के सारे फंक्शंस को जर्मिनेट करता है सिंपैथेटिक गैंग्लिया के माध्यम से। तो जो मैं इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि आई, लैक्रामल ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गॉल ब्लैडर, इनके लेवल पर जो फंक्शन हो रहे हैं वो वहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन फंक्शन है या रिलैक्सर फंक्शन है। और यहां पर जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया के नर्व फाइबर जहां पर सिचुएटेड है और जो जिस ऑर्गन को कनेक्ट कर रहे हैं, उनके फंक्शन को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ये सारा फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों, जो सिंपैथेटिक डिवीजन होता है सभी विसरल ऑर्गन के, याद रखिएगा, सिंपैथेटिक डिवीजन सभी विसरल ऑर्गन के स्मूथ मसल फाइबर को सप्लाई करता है। याद रखिएगा, जितने भी यहां पर विसरल ऑर्गन है बॉडी में, विसरा मतलब ऑर्गन दोस्तों, वहां पर जितने भी स्मूथ मसल फाइबर होती है उनको डायरेक्टली सप्लाई करती है। तो कौन कौन सी दोस्तों, ब्लड वेसल्स, हार्ट, लंग्स, सारी ग्लैंड्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन्स, इस डायरेक्टली इसके कंट्रोल में होते हैं दोस्तों। इसीलिए जब सिंपैथेटिक गैंग्लिया की बात आएगी दोस्तों, अगर आप देखोगे सिंपैथेटिक डिवीजन के गैंग्लिया को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं दोस्तों, और ये 3 ग्रुप जो होते हैं पूरे वेस्टिबुलर ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। यानी पैरावर्टिब्रल या ये कहें सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया, पैरावर्टिब्रल या सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया दोस्तों, ये डायरेक्टली इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और यही कारण है दोस्तों, जितने भी जो ऑर्गेनिक लेवल होता है जहां पर ये चेन्स का इन्फेक्ट, ये देखो आप, ये चेन है,
आप इनके बीच में देखो, आपको लाइन दिखने को मिल रही, ये चेन से, और यही चेन गैंग्लिया के माध्यम से बहुत सारे पैरावर्टिबल रीजन पर ऑर्गन, वर्टिबल से जितनी भी नर्व्स होती है वो पर्टिकुलर आपके बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन के अंदर के विसरल ऑर्गन को डायरेक्ट सप्लाई करती है, और उन्हीं के माध्यम से अगर उन ऑर्गन में कोई डिफेक्ट आता है, इसीलिए हमको रिफट पेन कहां महसूस होता है, स्पाइनल कॉर्ड में, बैक साइड में, पर्टिकुलर अलग अलग रीजन होता है। मैं एक फोटो डालूंगा आपको, उस फोटो के अगेंस्ट जाकर देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसीलिए जब आप यहां पर प्री वर्टिब्रल या कोलेटरल गैंग्लियाज होते हैं दोस्तों, यानी आगे से निकला पीछे की तरफ से आके फिर जुड़ गया, या पीछे से निकला आगे की तरफ आके जुड़ गया, ये क्या होता है, ये कोलेटरल्स होता है, इसे हम बोलते हैं प्री वर्टिब्रल, यानी वर्टिब्रा के पहले से निकला और पीछे से आके कोलेट हो गया, उसे हम बोलते हैं कोलेटरल प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया दोस्तों। टर्मिनल या पेरिफेरल गैंग्लिया, यानी जहां पर खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है स्किन के नीचे, ठीक है, पेरिफेरल या टर्मिनल गैंग्लिया, जहां से सेंसेशन प्राप्त हो रहा है दोस्तों। इन तीन सिंपैथेटिक गैंग्लिया के माध्यम से पूरी बॉडी में सिंपैथेटिक फंक्शन रेगुलेट होते हैं दोस्तों। इसीलिए अगर आप एक एक पॉइंट को समझेंगे तो आपको बहुत ही डिटेल समझ में आएगा दोस्तों। यानी जब आप पेरावर्टिबल या सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया की बात करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत सिंपल समझ में आएगा। जो पैरावर्टिब्रल होता है या सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया होता है, एक सेगमेंट होता है और उन सेगमेंट का फ्यूजन होता है दोस्तों, और उसी फ्यूजन में अरेंज रहता है। यानी वर्टिबल कॉलम क्या है, आपको पता है, वर्टिब्रास के माध्यम से, तो ये सेगमेंट्स में है ना, और उसी सेगमेंट के लेवल पर ये बटा होता है दोस्तों। इसीलिए वर्टिबल कॉलम की एंटीरोलैटरल सरफेस के साथ, ये एंटीरियर है और ये लेटरल है, एंटीरोलैटरल सरफेस के साथ में हमेशा पाया जाता है। और यही कारण है दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड के आइदर साइड, यानी दोनों साइड पर गैंग्लिया लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर के द्वारा दोस्तों, एक लंबे फाइबर के द्वारा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। यानी इधर का फाइबर, इधर का फाइबर, दोनों एक लॉन्जिट्यूडिनल लंबा फाइबर के माध्यम से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और इसी को हम सिंपैथेटिक चेन बोलते हैं। यही एक सिंपैथेटिक चेन के रूप में फॉर्म होता है दोस्तों। और ये दोनों चेन स्कल से लगाकर कॉसिक्स तक एक्सटेंडेड रहता है। ये देखिए आप, ये स्कल है और स्कल से नीचे आ रहा है दोस्तों, ये कॉसिक्स रीजन है, ये सेक्रल और ये कॉसिक्स रीजन है। यानी ऊपर से लगाकर एक पूरा वर्टिबल कैनाल के माध्यम से ऊपर से नीचे तक एक्सटेंडेड रहता है। और यही कारण है दोस्तों, प्रत्येक साइड पर, यानी दोनों साइड, राइट और लेफ्ट पर, जो ट्रंक होता है दोस्तों, वो सिंपैथेटिक चेन का गैंग्लिया 4 ग्रुप में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है सर्वाइकल गैंग्लिया, एक होता है थोरेसिक गैंग्लिया। सर्वाइकल गैंग्लिया कितने होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है, 8। थोरेसिक गैंग्लिया कितने होते हैं, तो थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती है, 12। लंबर गैंग्लिया कितने होते हैं, लंबर वर्टिब्रा कितनी होती है, 5। तो फिर दोस्तों समझ में आ गया। सेक्रल गैंग्लिया कितने होते हैं, सेक्रल वर्टिब्रा कितनी होती है, 5। तो दोस्तों इसका नंबर कितना होगा, 5। तो दोस्तों ये स्पेशल सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और कॉसिक जो वर्टिब्रा होती है, जितनी वर्टिब्रा, जितने वहां पर पर्टिकुलर उसके गैंग्लिया निकलेंगे, दोनों साइड निकलेंगे, राइट और लेफ्ट में, और दोनों साइड के ऑर्गन्स को यहाँ पर पर्टिकुलर सप्लाई करते हैं दोस्तों। और यही कारण है, जब मैं आपको हमेशा कहता हूं ना, आप लोगों को याद होगा, मैं कहता हूं कि ब्रेन पर अप्लाई कराइए और स्पाइनल कॉर्ड पर अप्लाई कराइए जब न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस होती है, ठीक है। अब आपको समझ में आया आप क्या करने वाले हो। वहां पर आप उस ऑर्गन के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर उस रीजन पर, अगर आपको यहाँ पर रीजन मालूम पड़ गया, अगर आंखों के लेवल पे बात है तो आप T1 थोरेसिक 1 या 2 के लेवल पर आप अप्लाई कराइए, जो भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन कराना, देखिए आपको रिजल्ट कितना मिलता है। आप अगर आगे आप आते हैं T3, T4, T6 के लेवल पर आते हैं, जिसको सीलिक गैंग्लिया कहते हैं, ये डायरेक्टली लीवर को, स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, इवन किडनी के ऊपर जो सुप्रारीनल ग्लैंड्स होती है उनको डायरेक्ट अफेक्ट करता है दोस्तों। तब आपको मैंने 5, 6, 7, 17, 18 नंबर पॉइंट बताया, ठीक है। इसके अलावा बैक साइड में आप स्पाइनल कॉर्ड पे जब अप्लाई करते हो, डायरेक्टली आप उन ऑर्गन को डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हो दोस्तों, जो ऑर्गन यहाँ पर एज वेल एज हम जानते हैं कि हम इंटरनल दे रहे हैं, एज वेल एज हम जब एक्सटर्नल दे रहे हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मॉडर्न साइंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है दोस्तों। आते समय में 5 से 10 साल में हमारे जैसे कई इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक आग लगाने वाले हैं दोस्तों, और वो ऐसी आग लगाने वाले हैं जिसको पानी डाल के बुझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, बहुत मुश्किल हो जाएगा दूसरे साइंस के लिए, क्योंकि हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक कोई अभी तक पहुंचा नहीं। केवल इन 60 से 64-65 मेडिसिन के लेवल पर हम वहां पर जनरेट कर रहे हैं, और उस लेवल को हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाइकल गैंग्लिया के दोस्तों। जो 8 सर्वाइकल गैंग्लिया होते हैं दोस्तों, उनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है।
ये जो 8 सर्वाइकल गैंग्लिया होंगे इनको हम 3 रूप में डिवाइड करते हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, दूसरा होता है मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया और तीसरा होता है इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। दोस्तों ये जो तीनों गैंग्लियाज होते हैं, ये तीनों गैंग्लियाज अपने लेवल पर काम करते हैं दोस्तों, और यही गैंग्लिया का फंक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप सुपीरियर गैंग्लियन की बात करोगे, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया की, तो दोस्तों ये अपर 4 सर्वाइकल गैंग्लिया के फ्यूजन होने के द्वारा बनता है दोस्तों। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट गैंग्लिया होता है और ये व्हाइट रेमे के माध्यम से T1 के फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल सेगमेंट से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर को रिसीव करता है दोस्तों। यहाँ पर प्री गैंग्लियन मतलब पहले से निकला हुआ, और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जब यहाँ पर आया दोस्तों तो ये इस गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ब्लड वेसल्स ग्लैंड को सप्लाई करता है दोस्तों, यानी वहां के जो ब्लड वेसल्स और ग्लैंड होगी उसको सप्लाई करेगा। और सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया भी कुछ फाइबर को वहां पर कार्डियक प्लेक्सस पर और सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू दोस्तों हार्ट को सेंड करने का काम करता है। ये देखिए आप, ये जो सर्वाइकल है दोस्तों, ये किसको सप्लाई कर रहा है? आपको दिख रहा है, हार्ट को सप्लाई कर रहा है। मैंने डायरेक्ट बताया दोस्तों। तो ये जो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया होता है, जो सर्वाइकल आपके बैक साइड से जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसी रीजन से निकलता है। इसीलिए अगर आप यहाँ पर किसी को अप्लाई करते हो आप और इसको रिलैक्स कर देते हो तो आप हार्ट को भी रिलैक्स करते हो दोस्तों, यानी हार्ट के फंक्शंस को भी कंट्रोल करते हो आप, एज वेल एज वहां पर ब्लड सर्कुलेशन और ग्लैंड्स के जितने फंक्शंस होते हैं उनको भी आप बैलेंस करते हो। और यही कारण है दोस्तों, जब सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व को आप स्टिमुलेट करते हो, फ्रोजन शोल्डर हो, नेक का स्टीफनेस हो, ऑटोमेटिक दूर हो जाता है दोस्तों। इसीलिए आप फोरहेड अप्लाई प्लस स्पाइनल कॉर्ड के अप्लाई को ध्यान दीजिए आप, और इसी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को समझकर आप वहां पर ऑर्गन के काम को बढ़ाना या घटाना दोनों कर सकते हो दोस्तों। दूसरी बात, जो मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया होता है दोस्तों, आप जब जाते हो 5th और 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा या गैंग्लिया के द्वारा दोस्तों ये फॉर्म्ड होता है, और ये वहां पर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर T1 सेगमेंट से, यही T1 थोरेसिक 1 सेगमेंट से अराइज होता है, बाहर निकलता है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर यहां से डायरेक्टली स्वीट ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड को सप्लाई करता है। अब याद रखो दोस्तों, आप डायरेक्टली यहां पर कहां काम कर रहे हो? आप डायरेक्ट स्वीट ग्लैंड पे काम कर रहे हो, आप डायरेक्ट थायराइड ग्लैंड पर पैराथायराइड ग्लैंड को सप्लाई करते हो, तो ये भी हार्ट फाइबर को सेंड करता है। और यही कारण है दोस्तों, कार्डियक प्लेक्सस और मिडिल सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व के वाले ये डायरेक्टली हार्ट को भी वहां पर काम करता है। तो दोस्तों जब आप यहां पर पर्टिकुलर थ्रॉट रीजन में अप्लाई करते हो तो आप कहां किस चैनल को अप्लाई कर रहे हो? दोस्तों यही चैनल को आप अप्लाई कर रहे हो। आप डायरेक्टली वहां पर दोस्तों स्वीट ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और जितना भी हार्ट के फाइबर्स हैं आप उसको डायरेक्ट स्टिमुलेट कर रहे हो, और जब आप उसको स्टिमुलेट कर रहे हो तो आप मान के चलिए आप उस लेवल को मेंटेन कर रहे हो। यही बहुत ब्रिलियंट वर्क आपको दिखा रहा है दोस्तों। तीसरा और लास्ट है आज का दोस्तों, इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। दोस्तों ये गैंग्लियन वहां पर 7th और 8th सर्वाइकल गैंग्लिया के फ्यूजन के द्वारा फॉर्म्ड होता है दोस्तों, यानी फर्स्ट थोरेसिक गैंग्लिया इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया के साथ फ्यूज हो जाता है और वहां पर स्टेलेट गैंग्लियन को फॉर्म करता है, एक नया नाम स्टेलेट गैंग्लिया को फॉर्म करता है, और ये T1 सेगमेंट से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर को रिसीव करता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के माध्यम से दोस्तों हार्ट को डायरेक्टली सेंड करता है, यानी ये डायरेक्ट कार्डियक प्लेक्सस और इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू डायरेक्टली हार्ट को सप्लाई करता है दोस्तों। इसीलिए पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर डायरेक्टली जो आर्च ऑफ एओर्टा के ऊपर जो सब क्लेविन आर्टरी होती है, इसकी जो ब्रांचेस होती है जो वहां पर प्लेक्सस के अराउंड फॉर्म होती है, इसी प्लेक्सस के अराउंड फॉर्म होती है दोस्तों, और इसी के ऊपर हम जब अप्लाई करते हैं ना, A3B का हार्ट के ऊपर अप्लाई करते हो आप, तो रिजल्ट क्यों मिलता है अब आपको समझ में आ गया होगा। आप डायरेक्टली ऐसे गैंग्लियास को स्टिमुलेट कर रहे हो जो हार्ट के लेवल में वहां पर सिंपैथेटिक फंक्शंस को जनरेट कर रहा है, और यही कारण है दोस्तों, आप जब यहाँ पर A3B का उपयोग करोगे तो आपको अलग रिजल्ट मिलेगा, A3RE का उपयोग करोगे तो अलग रिजल्ट मिलेगा, A3W का उपयोग करोगे तो अलग रिजल्ट मिलेगा, जो हम कल समझेंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको एक छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सर, वेरी नाइस क्लास। थैंक यू सर, वेरी नाइस सर। ठीक है दोस्तों, वेरी नाइस क्लास, बहुत अच्छा सर। मैं कोशिश करूंगा कल इसको आपको समझाने की,
और अगर कल पूरा नहीं हुआ तो हम परसों भी एक दिन और क्लास बढ़ाएंगे। और नमस्कार सर। जी गौरव जी सर। सर डिस्क पे तो सर ऑनमेंट का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, जब से आपने बताया ना। तो सर पैरालिसिस से लेके डिस्क प्रॉब्लम में मैं सारा यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट है सर। जी बहुत बढ़िया सर, सर धन्यवाद। आज बहुत हेल्प मिल गई, आज के बाद आज बहुत धन्यवाद आपका। आज से सर बहुत हेल्प मिली आज के एजुकेशन से सर। जी आज के एजुकेशन से बहुत हेल्प मिली है सर आज हमें, बहुत ज्यादा। जी उसके लिए थैंक्स सर। जी थैंक यू सर। सर बहुत ही अच्छी क्लास सर रही। पर्टिकुलर ट्रैक का मालूम पड़ गया ना, जी विनोद कहाँ सर? पर पर्टिकुलर ट्रैक का मालूम पड़ गया, कहाँ वर्क करना है हमें। बिल्कुल सर, यही चीज तो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी मेहनत तब सफल होगी जब आप लोग इसको बहुत बारीकी से समझ जाओगे। इसीलिए मैं 15 दिन का गैप रखने की सोच रहा था आपको। इसीलिए मैंने प्रकाश सर, वर्मा सर, चमन सर, शैलेन सर, सब लोगों से मैंने बात किया कि नर्वस सिस्टम के बाद अगर मैं रेगुलर कर दूंगा तो थोड़ा सा क्या माइंड से ऊपर जाएगा, थोड़ा रिलैक्स कर देना माइंड। तो क्योंकि अब जो चैप्टर चालू होगा, बहुत कुछ नर्वस सिस्टम आपको बहुत इजी आएगा। और जब ऑर्गन के काम को देखोगे तो वहां पर नर्वस सिस्टम ही तो काम बढ़ाएगा घटाएगा। तो हमको केवल ऑर्गन की फिलॉसफी पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, मेडिसिन ऑटोमेटिक निकलती जाएगी विनोद सर। तो पूरा 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 सिस्टम पूरा सेट होता जा रहा है ब्रेन के लेवल। जी यही चीज बता रहा हूँ सर मैं। सर सोजरन सिंड्रोम में भी अच्छा रिजल्ट आया मेडिसिन से। सर नमस्कार, मेरे को भी एक बेहतरीन रिजल्ट मिला सर। हाँ सर, सर। एक लड़की थी जिसका कमर प्रॉपर नहीं चल पा रही थी सर, तो मैंने आपका स्पेशल पेन क्योर ऑयल से ही रेगुलर अप्लाई कराया सर। उससे लगभग हफ्ते दिन में वो एकदम नॉर्मल हो गई सर। अभी डेट में आज मिली थी तो बताई कि एकदम ठीक हो करके सर। बधाई सर, पटेल सर आपको बहुत बहुत बधाई। और सर क्या है, अभी कल के डेट में सर मेरे पैर में एक बिच्छू डंक मारा सर, तो उसका जो दांता है सर पूरा चुभ गया था और वही छूट गया था सर। तो इतना दर्द और जलन हो रहा था सर। तो आपके बताए हुए एस लॉस और बी का सर मैं 10-10 ड्रॉप ही लगाया, उसके 5 मिनट बाद सर दर्द पूरा खत्म हो गया सर, मेरा जलन भी। जी बहुत बहुत बधाई सर। जी सर। और जी सर। जी इसमें S1 को हमेशा याद रखिए, जब भी बिच्छू काटता है ना, आप S1 को एक ड्रॉप या 10 से 15 ग्लोबल्स MMP एक गिलास पानी में घोलो और हर 10 मिनट पे एक चम्मच पीते जाओ, तो जो टॉक्सिन्स है ना वो फटाफट बाहर निकल जाएंगे। सर मैं उसमें S1 और S10 का ग्लोब्यूल्स D3 से 10 ग्लोब्यूल्स हर 10 मिनट में लिया भी सर। उसके बाद मेरे को 10-15 मिनट में कुछ असर ही नहीं चला, उसका वो इफेक्ट पता ही नहीं चला सर, एकदम आराम हो गया मैं। चलिए बधाई सर आपको बहुत बहुत। एक छोटा सा फीडबैक सर मेरा भी है। जी सर। हमारी बुआ है सर, फरीदाबाद में रहती है। वो पिछले 10 साल से एंजाइटी और डिप्रेशन के अटैक आते हैं बेसिकली उनको। कभी ठीक रहेंगी 1.5-2 साल 3 साल। अब आजकल उनकी कंडीशन काफी सीवियर थी, मतलब वो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेती हैं सर, उसके बिना नींद नहीं आएगी या फील करेंगी ही नहीं। तो मेरे पास आई थी 8 दिन पहले। जी। तो मेरे से मतलब उन्होंने मेडिसिन मंगाई कि भैया मुझे ला के दे दो, ये मैं इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मैं परेशान हो जाऊँ। जी। तो मैंने सर उनको 3 चीजें दी। एक वर्वन का 1000 दिया सुबह 10 ड्रॉप 1 लीटर वाटर में। एक फोरहेड कंप्रेस दिया सर जी। और एक नेचुरल टॉनिक थर्ड में C1 वर्वन और YE जी। उन्होंने फोरहेड तो सर अप्लाई किया नहीं कि मुझे तो बहुत स्मेल आ रही है जी। जो पीने वाली थी नेचुरल टॉनिक वाली सर वो भी नहीं ली, इसमें भी मैं भी ले रही नहीं, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं थे। उन्होंने केवल सर वर्वन का 10 ड्रॉप ली है 4 दिन। जी। कल मेरे पास फोन आया कि भैया मैं बड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, मेरा मन ही नहीं था कुछ भी, अकेली बैठी रहती थी, कुछ बनाने का खाने का भी मन नहीं करता था जी। कि वो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या दिया तूने? ये जी कुछ नहीं, बस ऐसी बहुत अच्छी दवाई है, मैं बताऊंगा आपको। वो आएंगी अब होली पे जी। तो मतलब मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे क्या है। ऐसा ना सर थोड़ा फैमिली में ना बिलीव कम करते हैं, थोड़ा की प्रॉब्लम आती है। जी जी बिल्कुल सही है सर। थैंक्स सर। जी बधाई सर। सर वर्वन का 1000 दिया था सर आपने? हाँ जी 4-5 दिन लिया उन्होंने। अच्छा एक बार। मनीष सर। जी मैडम। ये जो फ्रोजन शोल्डर्स वगैरह है ना, उसमें भी जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में हम स्पाइनल जो देते हैं ना सर, उसका बहुत सारा इफेक्ट होता है। मतलब अभी जस्ट 1 वीक बिफोर एक पेशेंट आए थे 72 ईयर्स ओल्ड, फ्रोजन शोल्डर के साथ साथ सर्वाइकल भी था। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में मैंने फ्रोजन शोल्डर के लिए स्पाइनॉल दिया और फोरहेड एप्लीकेशन दिया। ही इज फीलिंग 80% बेटर सर। बिल्कुल अभी आपको समझ में आएगा मैडम। ये सर
जी, अभी आपको पूरा समझ में आएगा। मैं अभी इसको बता दूं और पूरा जब डिटेल आपको इसमें एक एक चीज बताऊंगा ना, ये डायग्राम आप लोग कल पढ़ के आना। मैं इसीलिए आज डाला बनाया, इतनी मेहनत करी ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा ना, कौन से पॉइंट। अब जैसे यहाँ पर देखो आप, इस साइड में केवल थोरेकोलम्बर रीजन है, तो थोरेकोलम्बर रीजन सिंपैथेटिक डिवीजन में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में आप जाओगे तो देखो केवल आपका ऊपर का जो सर्वाइकल है वो सर्वाइकल रीजन और आपका सैक्रल और कॉक्सियल रीजन, ये करता है। यानी आप बैक साइड में केवल लोअर पोर्शन में लगाओ और केवल सर्वाइकल वर्टिब्रा लगाओ। तो ये मेरे बताने का मकसद है। आप केवल थोरेसिक से लंबर पे गाढ़ा पेंट कराओगे तो आप ये सिंपैथेटिक फंक्शन पूरा कंट्रोल करोगे, और पैरासिम्पैथेटिक कराओगे तो केवल सर्वाइकल और आपका सैक्रल और कॉसिक्स, ये केवल 2 जगह अप्लाई कर लो, आपके पूरे फंक्शन जनरेट हो जाते हैं। पूरे सर्वाइकल से जो ये काम सिंपैथेटिक का आप ले रहे हो वो थोरेकोलम्बर रीजन से ले रहे हो, और वही चीज केवल सर्वाइकल और सैक्रल कॉसिक्स से आप पूरी बॉडी का लेवल कंट्रोल कर रहे हो पैरासिम्पैथेटिक का। ये बहुत बड़ी टेक्निक है, और इसी टेक्निक के माध्यम से आप जब बहुत सारे केसेस जो हमारे सॉल्व नहीं होते ना, मैं दावा करता हूँ एक्यूपंक्चरिस्ट जो जितने भी हमारे ग्रुप में, वो इतना ब्रिलियंट प्रोटोकॉल जनरेट करेंगे, वही मेडिसिन को वहां पर निडल में लेकर उस जगह प्रिक कर देंगे ना, आप देखना 10 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा, ओनली 10 मिनट। यही काम सुरेश गांधी सर कर रहे हैं। ये सर आज का क्लास बहुत ही पसंद आया सर। थैंक यू सर। मैंने 10 ईयर से बेड रिडन अपनी मदर को ये फोरहेड कंप्रेस और स्पाइनल कंप्रेस से ही खड़ा कर लिया जी। बहुत बहुत बधाई सर आपको। विदिन 6 से 7 मंथ में जी रेगुलर यूज किया जी, और आज उन्होंने बेड छोड़ दिया है और अपने दिनचर्या के जो काम है वो खुद कर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बधाई हो। सर स्पाइन पे ऑक्यूपंक्चर करने का तो कौन सा सॉल्यूशन बोले सर आप? जी स्पाइन ऑयल का फॉर्मूला सर? जी बिल्कुल बढ़ेगा सर। आप डिस्क बल्ज हो, स्टीनोसिस हो, किसी भी लेवल पर आप स्पाइनल कॉर्ड ऑयल का उपयोग करेंगे ना, आपको बस इतना याद रखिए कौन सा पोर्शन आपको लेना है, सर्वाइकल, आपका थोरेसिक, लंबर और सेकंड। आपको केवल इतना याद रखना है, केवल 2 पॉइंट मैं बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट ये, थोरेकोलम्बर पे जाओगे तो केवल सिंपैथेटिक सर्कुलेशन को कंट्रोल करोगे, लेकिन सर्वाइकल प्लस यहाँ पर सैक्रल और कॉसिक्स पे जाओगे तो पूरी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करोगे। इसीलिए मैंने पहले आपको 10 पार्ट बताए कि यहाँ पर सिंपैथेटिक फंक्शन क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा। इसको आप पढ़ना, और कल मैं जब इसका डिटेल बताऊंगा आपको मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा, फिर आपको बचेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा आपको। सर सर्वाइकल सैक्रल सिंपैथेटिक बोल रहे हैं ना सर? नहीं सर, सर्वाइकल, सैक्रल और कॉसिक पैरासिम्पैथेटिक है। ओके। थोरेकोलम्बर जो होता है वो आपका सिंपैथेटिक है। सर कलाई पे आरी अप्लाई करवाया था सर, कलाई के ऊपर जी, दिन में 3 टाइम सर जी। तो उससे सर, बुजुर्ग है माता जी, 84 ईयर ओल्ड है, तो उससे काफी रिलीफ है 7 डेज में, तो वो कंटिन्यू रखवा दे सर। जब भी कोई ओल्ड फीमेल होती है ना, आप आरी देंगे ना तो सारा सिक्रेशन सर्कुलेशन बढ़ेगा, तुरंत रिलीफ हो जाएगा। कोई दिक्कत एकदम रिलीफ हो गया, बिल्कुल रिलीफ हो गया सर एकदम से। बिल्कुल, आप हर चीज को स्टिमुलेट कर रहे हो, और अगर केवल एक्सटर्नल अप्लाई करा रहे हो तो नर्व इंडिक यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्यूमुलेट करा रहे हो। अब जो भी सिस्टम डिक्रीज हो रहा है, डायलेट हो रहा है या उसको रिलैक्स हो रहा है, वो आरी लगाने से स्टिमुलेट हो जाएगा। हाँ जी सर, वो दवाई पी नहीं रहे थे तो ये लेने वाला से एकदम से वो काफी रिलीफ है आरी से ही ओनली सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू जी। ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं हम लोग। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट।